ओके, इंट्रोडक्शन से फिर स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ मुजम्मिल अहमद एंड आई एम ए स्टूडेंट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एट PUCIT फ्रॉम बैच F19। तो बुक कैंप कैसा चल रहा है आप सबका? होप्स हो के एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज का एजेंडा कुछ यूं है। पहले आप लोगों ने बूटस्ट्रैप से पहले आपने HTML और CSS आप लोगों ने कवर किया है पिछले आई होप यस्टरडे आपको तलहा तारिक ने HTML और CSS का बूट कैम्प आपके साथ करवाया। नेक्स्ट ऑन, अब हम चलेंगे बूटस्ट्रैप पे। सो व्हाट इज बूटस्ट्रैप? अच्छा, बूट कैम्प का मकसद पहले मैं समझा देता हूँ कि इस बूट कैम्प का मकसद क्या है कि इसमें हमने हैंड्स ऑन प्रैक्टिस से ना एक वेबसाइट बिल्ड करनी है। इसमें इतना ज़्यादा हम एक्सटेंसिव इसके फ्रेमवर्क के अंदर डीप नॉलेज की तरफ नहीं जाएंगे। हम सिर्फ इसकी मेन ओवरव्यू से हम देखेंगे किस तरह हमने जल्दी जल्दी कंपोनेंट्स पकड़ के हमने एक फास्ट वेबसाइट डेवलपमेंट करनी है। तो बूटस्ट्रैप से शुरू करते हैं। व्हाट इज बूटस्ट्रैप? It's actually a framework for CSS framework for building fast UI and with the built-in responsiveness. बूटस्ट्रैप का मकसद क्या है कि हमारे पास जो वेबसाइट जिससे पहले हम बिल्ड करते थे उसके अंदर रिस्पॉन्सिवनेस नहीं होती वेबसाइट्स में। पहला इनका मेजर मकसद, इसके अंदर रिस्पॉन्सिवनेस हम ऐड करते हैं अपनी वेबसाइट में। एक मैं एग्जांपल से आपको दिखाना चाहूँगा कि ये एक वेबसाइट है, ये किसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है। अगर मैं इसका रिस्पॉन्सिव व्यूज को आपको दिखाना शुरू करूँ तो मेरी आवाज़ आ रही है ना? अगर मेरी आवाज़ में कोई इंटरप्शन हो ना तो काइंडली मैसेज में ना बता दें, या कोई अपना माइक ऑन करके ना बता दें। सॉरी, मैं स्क्रीन शेयर किए बगैर ही आप लोगों के साथ शेयर कर रहा। एक्चुअली ना स्क्रीन प्रोटेक्टेड थी। अच्छा, अभी मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम व्हाट इज बूटस्ट्रैप। तो बूटस्ट्रैप क्या चीज़ है? बूटस्ट्रैप इज एन CSS फ्रेमवर्क फॉर डेवलपिंग फास्ट रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स। इसके अंदर फास्ट डेवलपमेंट का एक फीचर हमारे पास आता है विद रिस्पॉन्सिवनेस, कि हम वेबसाइट जल्द से जल्द बिल्ड कर लेते हैं इंस्टेड ऑफ राइटिंग एक्सटेंसिव CSS कोड्स और HTML। इसके अंदर हम फास्ट वेबसाइट डेवलपमेंट के अलावा इसके अंदर बिल्ट इन इसके जो कंपोनेंट्स हमें मिलते हैं उनसे हम प्लगइन्स कर करके हम एक वेबसाइट का ना स्ट्रक्चर बिल्ड कर लेते हैं। रिस्पॉन्सिवनेस से मेरा क्या मुराद है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक वेबसाइट है, इसका मैं डेस्कटॉप व्यू दिखाता हूँ। डेस्कटॉप में तो ये बिल्कुल ठीक दिख रही है, लेकिन अगर इसकी स्मॉल स्क्रीन साइजेस की बात करें तो ये वेबसाइट कुछ यूं दिखना शुरू हो जाएगी। मतलब कि इसके अंदर कंटेंट स्ट्रक्चर्ड नहीं है। तो अनस्ट्रक्चर्ड कंटेंट को सही करने के लिए हम बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल करते हैं। बूटस्ट्रैप का क्यों इस्तेमाल करते हैं? ये काम तो CSS से भी हो जाता है। इसकी एक मेन रीजन ये है कि बूटस्ट्रैप, क्योंकि अब हम मॉडर्न एरा में जाते जा रहे हैं, जिस तरह टेक्नोलॉजी इनहेंस होती जा रही है, हमें साथ साथ अपना पुराने पैटर्न्स को भूल के नए पैटर्न्स पे आना पड़ेगा कि अब कौन सा पैटर्न टेक्नोलॉजीज कौन सी मॉडर्न एरा में इस्तेमाल हो रही है। यहाँ इंडस्ट्री की हम बात करें, इंडस्ट्री में क्या चीज़ें चलती हैं, तो उसकी बात करें तो ये बूटस्ट्रैप वन ऑफ द मोस्ट बूस्टिंग वेब फ्रेमवर्क इन ओवरऑल वेबसाइट वर्ल्ड। अब इस एग्जांपल की बात करें तो
ये मीरकात वेबसाइट की अगर हम एग्जांपल की बात करें तो ये देखें, ये बिल्कुल रिस्पॉन्स वेबसाइट है, जबकि ये ड्यूक यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट इसके अंदर स्ट्रक्चर नहीं हुआ। आप देख रहे हैं कि हमें हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर हम इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें, ये हर स्क्रीन साइज पे रिस्पॉन्सिव है। तो बूटस्ट्रैप का मकसद भी यही होता है कि हमें एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट क्रिएट कर सकें विद मिनिमम सीएसएस कोड। अब होता क्या है, फ्रंट एंड, इसके अंदर हमें फ्रंट एंड सीएसएस जावास्क्रिप्ट ना एम्बेड की गई मिली होती है, जिसे हम अपनी वेबसाइट के अंदर बस इंटीग्रेट करते रहते हैं, तो हमारी एक अच्छी वेबसाइट क्रिएट हो जाती है। इसके अंदर बिल्ट इन, मैंने आपसे बात की थी कि इसके अंदर बिल्ट इन कंपोनेंट्स लाइक नैव बार, मॉडल विंडो, टेबल्स, अकॉर्डियन कार्ड्स, ये अभी हम सब इस सब का ना जायजा लेंगे, ये सारी चीजें कौन सी हैं। इन सब की मदद से ना हम एक अच्छी वेबसाइट क्रिएट कर लेते हैं। आज जो हम वेबसाइट क्रिएट करने जा रहे हैं इस बूट कैम्प में, वो कोई ये वाली वेबसाइट है। इट्स अ कंप्लीट बूटस्ट्रैप वेबसाइट with minimum lines of CSS code. You can see this. Let's start from अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो होती है रिस्पॉन्सिव साइट्स की, वो उसमें होती है कि उसका ग्रिड सिस्टम। ग्रिड सिस्टम क्या होता है कि हमने अपने कंपोनेंट कंटेंट को किस तरह अलाइन किया हुआ है वेब पेज पे, डिफरेंट स्क्रीन साइज पे हमारा कंटेंट किस तरह अलाइन होगा। मतलब मैं डेस्कटॉप व्यू की बात करूं, इस वेबसाइट का डेस्कटॉप व्यू कुछ इतने कंटेंट का ये दिख रहा है, लेकिन अगर इसका मोबाइल व्यू देखें तो वो थोड़ा डिफरेंट दिखेगा। अगर हम डेस्कटॉप व्यू की बात करें तो ये हमारे पास दो चीजें हैं। ये डेस्कटॉप व्यू पे अभी बिल्कुल साइड बाय साइड आ रही है, लेकिन इन्हें क्या करना है कि बल्कि हमने ये बूटस्ट्रैप का फ्रेमवर्क इस्तेमाल करते हुए अपने को इस तरह वो डिफरेंट ब्रेक पॉइंट्स पे अपने हिसाब से एडजस्ट होते रहे। वो क्या होगा कि हम मोबाइल रिस्पॉन्सिव व्यू में ये दोनों कंटेंट ऊपर नीचे कर देंगे, यानी स्टैक कर देंगे इन्हें ऊपर नीचे। तो ये चीजें हम किसकी मदद से करेंगे, बूटस्ट्रैप की मदद से करेंगे। बूटस्ट्रैप के ग्रिड सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज बूटस्ट्रैप में समझने वाली उसका ग्रिड सिस्टम है। सीएसएस फ्लेक्सबॉक्स अगर आपने पिछले बूट कैम्प में नहीं पढ़ा तो उसके बारे में भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बूटस्ट्रैप का ग्रिड सिस्टम वो सीएसएस फ्लेक्सबॉक्स वाला सारा काम कर रहा होता है बिहाइंड द सीन, बिकॉज बूटस्ट्रैप इज अ फ्रेमवर्क। Now take a look at this grid system. It's a 12 column grid system. इसके अंदर 12 कॉलम्स होते हैं। हम ग्रिड सिस्टम से मुराद है कि हमने अपने कंटेंट को किस तरह अलाइन करना है। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है ना? अच्छा, बूटस्ट्रैप में 12 कॉलम्स का ग्रिड सिस्टम हमें मिलता है। 12 कॉलम के ग्रिड सिस्टम से मुराद है कि हमने अपने कंटेंट्स को इन 12 कॉलम्स के अंदर अलाइन करना होता है। फर्ज करें मैं आपको कहता हूं कि 3 div टैग्स हैं हमारे पास। अब वो 3 div टैग्स के अंदर कोई ना कोई कंटेंट पड़ा होगा। लेट्स सपोज के उनके अंदर 3 इमेजेस पड़ी हैं। अगर हम इसी चीज की एग्जांपल लें कि लेट्स सपोज हमने ये दो कंटेंट को अलग करना है, एक्सपर्ट एसईओ, ये इमेज और ये टेक्स्ट, हमने इन दोनों को अलग करना है। बूटस्ट्रैप क्या करता है कि उसके अंदर ना रोज और कॉलम का सिस्टम होता है। रोज के अंदर, हर रो के अंदर 12 कॉलम्स होते हैं। अब इस कंटेंट को अगर हमने अलाइन करना हो बूटस्ट्रैप पे,
बूटस्ट्रैप की मदद से। तो हम क्या करते हैं कि 12 कॉलम्स में से 6 कॉलम्स इस टेक्स्ट को दे देते हैं और 6 कॉलम्स इस इमेज को। अभी ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा क्योंकि ग्रिड सिस्टम के अंदर आने में ना थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जैसे हम ये वेबसाइट बिल्ड करते जाएंगे साथ साथ आप लोगों को ना अंदाजा होता जाएगा कि इतना मुश्किल नहीं है। अब ये 12 कॉलम्स हैं, हम क्या करेंगे कि 6 कॉलम्स के अंदर अपनी टेक्स्ट को रख देंगे और 6 कॉलम के अंदर अपनी इमेज को रख देंगे। इससे होगा क्या कि हमारा कंटेंट अलाइन हुआ होगा। लेकिन अगर हमने कभी भी किसी भी ब्रेक पॉइंट पे हमने अपने कंटेंट को रीअलाइन करना होगा, सिर्फ हम कॉलम्स को चेंज किया करेंगे। कॉलम्स जैसे ही चेंज होंगे कंटेंट अपने आप अलाइन होता रहेगा। मतलब फर्ज करें हम मोबाइल पे चाहते हैं कि हमारा टेक्स्ट और इमेज आपस में स्टैक हो जाए, तो हम क्या करेंगे कि एक ब्रेक पॉइंट उधर बनाएंगे। अब वो किस तरह बनाएंगे ये अब हम कोड में जाके देखेंगे। एक ब्रेक पॉइंट में हम क्या करेंगे कि 12 कॉलम के अंदर अपना टेक्स्ट रख देंगे और नीचे ही 12 कॉलम के अंदर, तो इस तरह ये कंटेंट स्टैक होता रहेगा। ये बूटस्ट्रैप का ग्रिड सिस्टम है और डिफरेंट वेबसाइट पे आपको इस तरह का वाला नहीं मिलेगा। ये ऊपर जो इमेज है ये वाली मिल जाएगी। बूटस्ट्रैप का ग्रिड सिस्टम क्या कहते हैं कि आपके एक रो में 12 कॉलम्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये 12 कॉलम्स को हमें बूटस्ट्रैप हमें प्रोवाइड करता है बूटस्ट्रैप हमें। तो हम इन कॉलम्स को अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमने 4 चीजें एक लाइन में लगानी है तो हम 3 कॉलम्स के अंदर उन 4 चीजों को रख देंगे। लेकिन अगर हमने 3 चीजें एक लाइन में लगानी है एक रो में, तो हम उन्हें 4 के अंदर रख देंगे। इसी तरह अगर 2 लगानी है, जिस तरह इस इमेज के अंदर है, इस वेबसाइट के अंदर जो हम अभी थोड़ी देर बाद बनाएंगे, इसके अंदर 2 चीजें हैं एक रो में। इफ वी कंसीडर दिस एज एन रो, ये एक रो है। इस रो के अंदर 2 चीजें हैं इस वक्त जो हमें नजर आ रही है, एक टेक्स्ट और दूसरा इमेज। तो फर्स्ट 6 कॉलम्स के अंदर हम अपना टेक्स्ट रख देंगे और नेक्स्ट 6 कॉलम्स के अंदर हम इमेज को रख देंगे। अब ये चीजें इतनी मुश्किल नहीं है, हमने क्या सिर्फ गाइडलाइन फॉलो करनी है आपने। हम सिंपल बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे जाएंगे, उसकी डॉक्यूमेंटेशन ओपन कर लेंगे। अब बूटस्ट्रैप की खासियत ये है कि इसके अंदर बने बनाए टेम्पलेट्स हर चीज़ के पड़े हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम नैब बार इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, जैसे इस वेबसाइट के अंदर हमारे पास सबसे ऊपर टॉप पे अगर हम देखें तो एक नैब बार आती है, ये एको होम अबाउट सर्विस कॉन्टैक्ट अस लॉगिन की। ये इस तरह की नैब बार नॉट एग्जैक्टली द सेम, मतलब इस तरह की नैब बार इधर हमें बनी बनाई मिल जाएंगी। हमें एक्सटेंसिव CSS या HTML कोड खुद से नहीं लिखना पड़ेगा, बस थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट खुद करनी पड़ेगी। क्योंकि अब बूटस्ट्रैप आपको सिर्फ एक बॉयलर प्लेट आपको दे देता है, जो जो चीज़ें आपको चाहिए उसको अपने हिसाब से क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको खुद एडजस्ट करना पड़ता है। इफ यू टेक एन एग्जांपल ऑफ नैप बार, दिस इज अ बूटस्ट्रैप वेबसाइट। यहाँ पे आपको हर किस्म की कंपोनेंट्स की डॉक्यूमेंटेशन, डिफरेंट टाइपोग्राफी एंड यूटिलिटीज की डॉक्यूमेंटेशन आपको मिल जाएगी। जैसे मैं अभी आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, नैप बार। अब हमने नैप बार इस्तेमाल करनी है, तो अगर हम HTML और CSS ही जानते होते सिर्फ, तो हमने कोई ना कोई पैटर्न बनाना था यार कि एक नैप बार बनानी है। तो हम इधर एक सबसे पहले एक डिफ टैग लगेगा या नैप का टैग लगेगा जो HTML प्रोवाइड हमें करता है। उसके अंदर हम 4 इस तरह के नैप बार होम लिंक एक्सपैंड टैग में रखेंगे, क्योंकि हम इनलाइन एलिमेंट्स चाहते हैं। लेकिन असल में इनलाइन एलिमेंट्स ये काम नहीं करेंगे हमारे। हमें अपने कंटेंट को अलाइन करने के लिए किसी ना किसी चीज़ की, बॉयलर प्लेट की, किसी ना किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है और बूटस्ट्रैप हमारी ये हेल्प कर रहा होता है। अब हम अभी आप देखेंगे हम किस तरह अपनी वेबसाइट को ना इस सिंपल बूटस्ट्रैप की मदद से जल्दी से बना लेते हैं। इधर एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेंगे।
अच्छा, प्रोजेक्ट का जो हम स्ट्रक्चर रखने जा रहे हैं ना, वो आपने इसी तरह ही फॉलो करना है, क्योंकि अर्ली ऑन्स जितनी भी आप स्टैटिक वेबसाइट्स आप बनाएंगे उसके अंदर जहां पे भी आप देखेंगे यही वाला पैटर्न चल रहा होता है। एक CSS का फोल्डर होगा, जावास्क्रिप्ट का तो हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन जावास्क्रिप्ट अंदर बन गया था। इधर एक नया फोल्डर बनाएंगे जावास्क्रिप्ट का, एक इमेज का फोल्डर बनेगा, और बाहर एक फाइल बन जाएगी index.html की। अब सिंपल हमने काम क्या करना, सब कुछ स्टेप की वेबसाइट से हमने हेल्प लेनी है। अब हमें शुरू में क्या करना है, सबसे पहले हम इसके डॉक्यूमेंटेशन के स्टार्ट में जाएंगे। ये हमें इनिशियल सेटअप देता है कि ये कोड आप अपने HTML में पेस्ट कर लें ताकि बूटस्ट्रैप आपके अंदर हमारी वेबसाइट में ना ऑन हो जाए। अब इसके अंदर इसको अगर हम अभी लाइव सर्वर पे देखें, जमील ये कोड दोबारा बता दें वेबसाइट में किधर पड़ा हुआ है। हाँ हाँ मैं बता, मैं वेबसाइट ही बंद कर देता हूँ, दोबारा से इधर बूटस्ट्रैप लिखेंगे, इसकी वेबसाइट पे जाते हैं। ये बूटस्ट्रैप की वेबसाइट है। इधर आपने रीड डॉक्यूमेंटेशन पे जाना है और ये लिखा आ रहा है गाइडलाइन क्विक स्टार्ट, गेट स्टार्टेड बाय इंक्लूडिंग बूटस्ट्रैप प्रोडक्शन रेडी CSS एंड जावास्क्रिप्ट। वो कह रहा है कि आपने अपनी बूटस्ट्रैप की वेबसाइट बनाने के लिए आपके पास हम टेम्पलेट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ये आपने अपने कोड में पेस्ट कर देना है, और वही मैंने इधर ला के पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे हम अपनी सारी कोडिंग लिखने वाले हैं HTML की। अब इसके अंदर अब हम अपनी एक्सटर्नल CSS फाइल को भी लिंक करेंगे। अच्छा, बूटस्ट्रैप का मकसद क्या है कि बूटस्ट्रैप हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम मिनिमम CSS लिखें, मैक्सिमम बूटस्ट्रैप से सारा काम कर लें, सारी डिजाइनिंग बूटस्ट्रैप खुद संभाल लेता है। अब वो कैसे संभालेगा, इधर आपको साथ साथ पता चलना शुरू हो जाएगा। अब सबसे पहले हमारी वेबसाइट का जो कंपोनेंट है हम उसको देखेंगे। सबसे पहले हमने जो टारगेट करना है, जब भी आप कोई वेबसाइट देखें, आपको कोई भी वेबसाइट आई है, फर्ज करें ये थीम आपको, अगर इंडस्ट्री की बात की जाए तो ये ग्राफिक डिजाइनर्स आपको पूरा थीम प्रोवाइड कर देते हैं कि आपने ये चीज बनानी है। सबसे पहले अपनी वेबसाइट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लो। जैसे मुझे नजर आ रहा है ये मेरा एक नैब बार होने वाला है, ये एक लैंडिंग पेज होगा, और नीचे एक फीचर का पोर्शन आएगा, ये एक एक चीज है, ये 3 चीजें होगी हमारे पास। फिर उसके बाद एक ये है, और एक ये अभी आपको इमेज लग रही है, एक ये चीज है, और एट द एंड ये स्मॉल सा फुटर है, और एक ये है आवर सर्विसेज का। तो टोटल हमारे पास कितने पार्ट्स हो गए हमारी वेबसाइट के, 1 2 3 4 5 6 7। तो हम बारी बारी एक एक चीज को लेके चलेंगे, फिर पता चलेगा कितनी जल्दी से हमारी वेबसाइट क्रिएट हो जाएगी। सबसे पहले नैब बार की बारी। अब इसको इरेज कर देंगे, नैब बार को टारगेट करते हैं कि हमने नैब बार किस तरह तैयार करनी है। सबसे पहले एक हमें ये लोगो टाइप टेक्स्ट दिखने को मिल रहा है, 4 लिंक्स हैं और एक बटन है। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि बूटस्ट्रैप्स की मदद लेते हैं। इसी तरह हम जाएंगे बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे, हम देखेंगे मिलती जुलती नैब बार इधर कहाँ पे है हमारे पास। सबसे पहले हम इधर से देखेंगे, अच्छा इजी टू यूज के लिए हम इधर सर्च कर लेंगे नैब बार को। इसका समहाउ इसका ना सर्च थोड़ा ना ठीक नहीं है, इसलिए हम इसके कंपोनेंट्स में जाएंगे। जो चीजें हैं ना, अभी आपको बताया ये जो चीजें मैंने तोड़ी हैं, ये मैंने एक किस्म के कंपोनेंट्स में तोड़ रहा हूँ। आगे जितनी भी
प्रोडक्शन होती है सॉफ्टवेयर हाउसेज में, वो सारी कंपोनेंट बेस होती है कि ये एक कंपोनेंट है, ये सेकंड कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट का नाम नैव बार है, तो हम देखेंगे कि नैव बार बूटस्ट्रैप में कहाँ पे पड़ा है। कंपोनेंट्स के अंदर नैव बार में जाएंगे तो हमें वैरायटी ऑफ नैव बार्स मिल जाएंगी। अब हम देखेंगे हमारे काम के साथ को, इसके अंदर एक सर्च बार एक्स्ट्रा है, इसको रहने देते हैं। आई थिंक दिस विल गोना वर्क। इसका कोड यहीं से कॉपी हो जाएगा और यहाँ पे अभी देखें, अभी हमने कोई CSS नहीं लिखी, तो हम पहला कंपोनेंट बनाने जा रहे हैं। कोड को स्ट्रक्चर रखा करें ताकि बाद में रीडेबिलिटी बढ़ जाए कि हमने यहाँ पे नैव बार बनाया है, तो मैंने ऊपर कमेंट लिख दिया नैव बार। अब इसका लाइव व्यू देखेंगे। विदाउट CSS ये नैव बार प्रिपेयर्ड हमें मिली है, किसकी मदद से? बूटस्ट्रैप की मदद से। अब हम इसको जल्दी से कस्टमाइज करेंगे। कस्टमाइजेशन करनी बस इसमें हमें सीखनी है कि हम अपनी वेबसाइट को कैसे बूटस्ट्रैप के कंपोनेंट से कस्टमाइज कर सकेंगे। हमें बनी बनाई चीजें तो मिल रही हैं, वो जावास्क्रिप्ट भी इवन इनमें एम्बेड हुई होती है, हम उनको किस तरह कस्टमाइज करेंगे अब हम वो यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले हमने देखना है कि ये हमारा नैव बार, ये नैव बार कहाँ पे लिखा आ रहा है, यहाँ पे हमें ये नैव बार लिखा आ रहा है। यहाँ पे हम अपना, यहाँ पे आ जाए एको लिखा, तो हम यहाँ पे जाएंगे, सिंपल कैपिटल में एको लिखेंगे और बाकी होम अबाउट सर्विस कॉन्टैक्टस, होम तो चलो मिल गया, होम अबाउट सर्विसेज कॉन्टैक्टस। तो हम देखेंगे कितना रेडी हो गया। ऑलमोस्ट लोगो इधर आ गया हमारे पास, इवन ये लोगो नहीं है, टेक्स्ट है, लेकिन हम इसे एज अ लोगो ट्रीट करेंगे और हमारे लिंक्स हमारे प्रिपेयर हो गए। अब सिर्फ हमने इसे क्या करना है कि हमारे सारे लिंक्स राइट साइड पे होने चाहिए अकॉर्डिंग टू द इमेज। सारे लिंक्स राइट साइड पे होने चाहिए। अब ये किस तरह आएंगे, इसके लिए हमें क्या CSS लिखनी पड़ेगी? बिल्कुल भी नहीं। हम दोबारा बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे जाएंगे, इधर हम एक क्लास को सर्च करेंगे, मार्जिन। अच्छा, बूटस्ट्रैप में होता क्या है कि हमें अपनी CSS लिखने की बजाय सिर्फ क्लासेस देनी पड़ती हैं। क्लासेस क्या करती हैं, वो जिस तरह की क्लास होती है ना, मतलब कि मार्जिन लेफ्ट अगर कोई क्लास है तो इसके नाम से जाहिर हो रहा है कि ये मार्जिन लेफ्ट देगी हमें। अब कितना देगी, बूटस्ट्रैप ने अंदर रखा हुआ है मार्जिन लेफ्ट विद 1, 1 का मतलब होगा 16 पिक्सल, 2 का मतलब होगा मल्टीपल ऑफ 16। ये मार्जिन, ये डॉक्यूमेंटेशन हमने यहाँ से खोली है स्पेसिंग से। यूटिलिटीज में जाएंगे, स्पेसिंग में आएंगे, यहाँ पे हमें मार्जिन की फैसिलिटी मिल जाएगी। अब हम क्या करना चाह रहे हैं कि ना, हमारे सारा टेक्स्ट ना लेफ्ट अलाइन हुआ है, हम चाहते हैं कि हमारा ये सारा टेक्स्ट उठ के ना राइट अलाइन हो जाए। बाय डिफॉल्ट सारी वेबसाइट लेफ्ट अलाइंड होती है, तो हम इसको राइट अलाइन करना चाहते हैं। अगर हम इसकी CSS की बात करें तो हम क्या करेंगे, हम इसका मेन जो div टैग होगा उसको टारगेट करेंगे और उसके अंदर का टेक्स्ट लेफ्ट कर देंगे। अगर CSS की हम बात करें तो CSS में इस तरह होता है, लेकिन बूटस्ट्रैप में हम क्या करेंगे, हमारा जो मेजर कंपोनेंट है होम अबाउट सर्विसेज कॉन्टैक्टस, किसके अंदर आ रहा है, ये आ रहा है। इसका पेरेंट हम तलाश करेंगे, इसका पेरेंट है UL, इन ऐप और नैप। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम मार्जिन स्टार्ट ऑटो, अभी ये क्लास मैं आपको समझाता हूँ ये क्लास करेगी क्या। अभी देखें, अभी हमारा सारा कंटेंट राइट अलाइन हो गया। ये किस तरह हुआ है, मार्जिन MS ऑटो क्या कह रही है कि M से मार्जिन S से स्टार्ट
और ऑटो। इसका मतलब है मार्जिन स्टार्ट का मतलब है कि आप जो डिफॉल्ट बिहेवियर होता है वेबसाइट के कंटेंट का वो लेफ्ट होता है। तो लेफ्ट से हम मार्जिन इसको ऑटो कर रहे हैं, यानी लेफ्ट से सारा मार्जिन मिल जाए और कंटेंट हमारा राइट पे चल जाए। अब ये मुझे कहाँ से याद हुआ, ये इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हम यहाँ पे बूटस्ट्रैप की डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे, यहाँ पे इन्होंने सब एक्सप्लेन किया हुआ है। M फॉर क्लासेस दैट सेट मार्जिन एंड P फॉर पैडिंग एंड M के साथ अगर हम आगे T लगा दें तो इसका मतलब होगा मार्जिन टॉप, अगर B लगा दें तो मार्जिन बॉटम, S लगा दें तो मार्जिन स्टार्ट का मतलब यानी लेफ्ट, और मार्जिन E का ME का मतलब होगा मार्जिन एंड यानी राइट, और X और Y का मतलब है सिंपली X एक्सिस और Y एक्सिस। X एक्सिस का मतलब है दोनों लेफ्ट और राइट से कितना मार्जिन आप देना चाह रहे हैं। और यहाँ पे आ जाता है 0 1 2 4 5, ये वैल्यूज हैं जो कि बूटस्ट्रैप ने प्रिपेयर की हुई है कि मार्जिन टॉप 0 का मतलब है मार्जिन हमेशा के लिए 0। अब ये कोई कैलकुलेशन बूटस्ट्रैप खुद कर रहा है, हमने इतनी डेप्थ में नहीं जाना, हमने सिर्फ ये देखना है कि मार्जिन किस तरह देना है। तो हम मार्जिन लेफ्ट देंगे MS ऑटो क्या करेगा, पूरा कंटेंट आपका राइट साइड पे ले जाएगा। तो अभी वेबसाइट की तरफ हम चलते हैं कि अभी वेबसाइट हमें क्या दिख रही है। इसके अंदर हमें एक मसला आ रहा है, इसके अंदर ना हमें ये लाइटिश सा बैकग्राउंड हमें देखने को मिल रहा है ग्रे में। अब ये एक टेक्निक है कि हम इंस्पेक्ट करके अपनी चीज़ों को किस तरह हैंडल करते हैं। हम इधर से मैंने दोबारा मैं आपको दिखाया तो मैंने किस तरह इधर किया, इंस्पेक्ट पे जाएंगे, हम देखेंगे, टारगेट करेंगे, यहाँ से इसके ऊपर टैप करेंगे और यहाँ पे टारगेट करेंगे। यहाँ पे जो हमारा नैव एलिमेंट है ना, इसको एक क्लास मिल रही है बीजी लाइट। बीजी लाइट का मतलब है बैकग्राउंड लाइट। नाम इससे जाहिर हो रहा है कि बैकग्राउंड को ना थोड़ा वैसे बीजी डार्क होता है वो डार्क कर देता है, बीजी लाइट थोड़ा लाइटिश कलर रखता है। अब इधर देखेंगे बैकग्राउंड कलर, ये देखें यहाँ पे ना इसे मिल रहा है बैकग्राउंड कलर। अब ये देखें मैंने इसे रिमूव किया, ऊपर से रिमूव होना शुरू हो गया। ये टेक्निक होती है वेबसाइट जब आप बिल्ड कर रहे हो, किसी भी आप लाइब्रेरी को या फ्रेमवर्क को इस्तेमाल करते हैं, वो कुछ अपनी बिल्ट इन चीजें आपको प्रोवाइड कर रहा होता है। जैसे बैकग्राउंड लाइट इसको ऑटोमेटिकली मिल रहा, अब हमें इसे ओवरराइड करना है या फिर इसे रिमूव कर देते हैं। अभी क्या हम अपनी वेबसाइट के मुताबिक देखते हैं कि हमें इसे रिमूव करने के इसका कलर चेंज करना है। अभी हमें ये चाहिए ही नहीं, हमें टोटली वाइट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, बीजी लाइट जो क्लास मिल रही है, अब हम जाएंगे इधर, यहाँ पे देखेंगे बीजी लाइट इसको क्लास मिल रही है, उसको जाके रिमूव करके आएंगे और यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमारा रिफ्लेक्ट हो जाएगा कि हमने क्या चेंज किया है। तो इसके बाद अब यहाँ पे हम देखना शुरू करेंगे कि हमारा कितना नैव बार प्रिपेयर हो गया। अब एक बटन रह गया लॉगिन का। अब इसके लिए क्या हम करेंगे, इसके लिए भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हम यहाँ पे जाएंगे, बटन सर्च करेंगे और बटन भी हम इसी का इस्तेमाल करेंगे। कोई भी एक बटन का कोड यहाँ से हमें मिल जाएगा। ये सारे बटन है, एक प्राइमरी है, सेकेंडरी, सक्सेस, डेंजर, वार्निंग, इन्फो, लाइट, डार्क। इसमें से कोई भी एक बटन हमने कॉपी करना है और सिंपल हम देखेंगे कहाँ पे प्लेस करना है। कॉन्टेक्ट अस के बाद करना है, हम सिंपल इधर जाएंगे, कॉन्टेक्ट अस के बाद इसको पेस्ट कर देंगे और देखेंगे अब कुछ कुछ नैब बार उस तरह का दिख रहा है। ये नैब बार में आ गया एको, होम, अबाउट, सर्विसेज, कॉन्टेक्ट अस। अब एक चीज रह गई है, अभी हमें अगर इमेज की तरफ हम गौर करें तो साइड से आपको कुछ स्पेसिस मिल रही हैं और कंटेंट एग्जैक्टली सारा अलाइंड होता जा रहा है। अब ये खासियत है बूटस्ट्रैप के अंदर, आप काम कर रहे हो, आपका पेज इक्वली साइड से मार्जिन आपको मिला होता है। अब ये किस तरह मिला होता है, इसका राज मैं आपको बताता हूँ। हम बूटस्ट्रैप का डिफॉल्ट कंटेनर इस्तेमाल करते हैं,
तो हम यहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे, बूटस्ट्रैप की एक स्पेशलिटी है कि वो हमें बिल्ट इन हमें कंटेनर्स देता है जिसकी मदद से हम अपना कंटेंट को अलाइन कर देते हैं। तो इसके अंदर बूटस्ट्रैप के अंदर क्या हो, अभी एक कंटेनर फ्लूइड आपको दिख रहा है। अगर आपको सिंपल नैबर से हट के अगर आपको समझाऊँ तो इसको मैं अभी कमेंट करता हूँ। इधर मैं क्या करूँगा, एक डिव बनाऊँगा, सिंपल डिव। इसके अंदर मैं एक हेडिंग डाल देता हूँ। अभी हम इसे देखते हैं ये किस तरह का दिख रहा है। अब ये बिल्कुल लेफ्ट लाइन हुआ हुआ है। अब मैं इसके अंदर एक क्लास डालूंगा जो कि बूटस्ट्रैप की क्लास है, क्योंकि बूटस्ट्रैप के अंदर सारा काम उसके अंदर उसकी क्लासेस दे दे के होता है। तो हम क्या करेंगे, इसकी स्पेशल क्लास है कंटेनर। कंटेनर क्या करता है कि इसको लेफ्ट और राइट से इक्वल मार्जिन देता है और कंटेंट को ना आपको एक सिमेट्री में ले आता है आपके कंटेंट को। अब ये जैसे मैंने हेलो लिखा है, इसी तरह कंटेनर के बाद आता है कंटेनर फ्लूइड। कंटेनर फ्लूइड क्या करता है, वो थोड़े कम मार्जिन देता है लेकिन साइड पे हल्का हल्का मार्जिन रहता है। तो हमारी नैप बार में क्या था, अभी नैप बार में दोबारा चलते हैं। हमारी नैप बार का सारा कंटेंट एक कंटेनर में आ रहा है। हर चीज को हम, गुड प्रैक्टिस यही होती है कि अपने सारे कंटेंट को या तो आप कंटेनर फ्लूइड में रखें थ्रू आउट द वेबसाइट, लेकिन जहां पे आपको इस्तेमाल करने की जरूरत हो कि कंटेनर फ्लूइड इस्तेमाल करना है वहां पे कंटेनर फ्लूइड को इस्तेमाल करें। लेकिन प्रेफरेबल यही होता है कि आप कंटेनर इस्तेमाल करें। अभी कंटेनर फ्लूइड है तो हम अपनी वेबसाइट की लुक देखते हैं। अभी वेबसाइट के आप लेफ्ट पे देखें, साइड पे ना थोड़े थोड़े मार्जिन आपको नजर आ रहे होंगे। अब ये कहाँ से आ रहे हैं, इन पे इंस्पेक्ट करते हैं। ये कंटेनर फ्लूइड, अब कंटेनर फ्लूइड क्या कर रहा है कि लेफ्ट पे आप देखिए पैडिंग्स दे रहा है लेफ्ट और राइट पे। यही काम कंटेनर भी करता है लेकिन कंटेनर थोड़ा ज्यादा करता है। अब आपकी वेबसाइट के डिजाइन पे डिपेंड करता है आप किस तरह का डिजाइन चाह रहे हैं। अभी इस वेबसाइट में अगर हम देखें तो हम चाह रहे हैं कि लेफ्ट और राइट से हमें ज्यादा ज्यादा मार्जिन मिले। तो हम क्या करेंगे कि कंटेनर फ्लूइड के बजाय यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे कंटेनर ओनली। अब कंटेनर ओनली जब हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारा कंटेंट थोड़ा सेंटर में आ गया। इसके बाद अब इसके अंदर कुछ क्लासेस के हम ना थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अब एक इधर नैबर के एक लिंक को एक्टिव क्लास मिली है। एक्टिव क्लास क्या करती है कि आपका लिंक को ना एक्टिव दिखा रही होती है। अभी अगर हम इधर देखें, ये थोड़ा लिंक अगर मैं क्लोज करके दिखाऊं, इसका कलर बाकी लिंक्स के मुकाबले डिफरेंट है। होम का जो कलर है वो थोड़ा डार्किश है। ये कहाँ से आ रही है, इसकी बिल्ट इन क्लास एक्टिव दे रही है। अगर मैं एक्टिव नीचे भी दे आऊं तो अब हमारे पास दो लिंक्स आ जाएंगे जो कि डार्किश कलर में होंगे। तो इस तरह बूटस्ट्रैप के अंदर सिंपल क्लासेस दे दे के हम अपना काम करते जा रहे होते हैं। अभी मैंने फिलहाल कोई सीएसएस नहीं लिखी। सीएसएस का मौका तब आता है जब बूटस्ट्रैप, क्योंकि फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क होता है एक रिस्ट्रिक्शन होती है फ्रेमवर्क में कि आप ये चीजें कर सकते हो। अगर आपने इससे बियॉन्ड जाना है तो आपको फ्रेमवर्क के अंदर कोई चीजें हलानी पड़ेंगी, कुछ फ्रेमवर्क के अंदर चेंजेस करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप फ्रेमवर्क के मुताबिक चलते जाओगे आपकी काफी वेबसाइट, आपका ना स्ट्रक्चर आपका खड़ा हो जाता है। तो अभी स्नैपर के अंदर क्या खामी रह गई है, स्नैपर के अंदर ये खामी रह गई कि ये जो एक्ो है इसको हम बोल्ड करेंगे और इसका कलर जो है ब्लू है, और इसी तरह जो एक्टिव है उसका कलर भी ब्लू है, और हमारी ओवरऑल वेबसाइट में जो थीम इस्तेमाल हो रहा है वो ब्लू का ही हो रहा है, और लॉगिन का जो बटन है ये भी ब्लू है। लेकिन अब हम बूटस्ट्रैप के पास जाते हैं कि बूटस्ट्रैप के पास इस तरह का कोई बटन है जो कि हमारे कलर से मिलता जुलता है। ऐसा कोई कलर नहीं है, इसलिए अब हमें थोड़ी कस्टमाइजेशन करनी पड़ेगी अपनी वेबसाइट में। अभी नैपबार का हमने बेयरबोन रेडी कर लिया, अब आगे चलते हैं। सबसे पहले हम इस टेक्स्ट को, अगर आपने CSS की मदद से बोल्ड करना होता तो आप जाहिर बात है इसको इधर से टारगेट करते। मैं इधर एक CSS की फाइल बना लेता हूँ। अब मैं थोड़ा ना डिफरेंस बताना चाहूँगा बूटस्ट्रैप और CSS का। .css और इस CSS को हम यहाँ पे इंपोर्ट भी करा लेंगे। style.css
इसके अंदर हम क्या करेंगे कि अब देखें, अगर मैं आपको ये सब कुछ भूल लें, ये फर्ज करें है ही नहीं, भी सिंपल आपने अगर इस चीज़ को देखना होता कि मैंने ये जो है ना इस टेक्स्ट को बोल्ड करना है, तो आप क्या करते कि आप इस समझे इधर क्लास भी कोई नहीं मिली, आपने एक क्लास इसको दी, CSS सिलेक्टर्स की बात करूं जो कि पिछले बूट कैम्प में आप लोग क्लियरली पढ़ चुके हैं। मैं क्या करूंगा, मैं इसको ना फर्स्ट करूँ, मैं इसको लोगो की क्लास देता हूँ और मैं इधर जाता हूँ, मैं इधर जाऊंगा, जैसे फॉन्ट वेट बोल्ड कर देता हूँ। अब ये फॉन्ट वेट जो है थोड़ा हमारी वेबसाइट के साथ मैच हो रहा है जो हमने बनानी है, लेकिन क्या ये काम सेम काम हम बूटस्ट्रैप की मदद से सिंपल क्लास लिख के ये काम कर सकते हैं? वो हम किस तरह करेंगे, FW माइनस बोल्ड। अब ये मुझे चीज़ें किस तरह आ रही हैं क्योंकि मैं काफ़ी अरसे से बूटस्ट्रैप पे काम कर रहा हूँ, क्योंकि ये साथ साथ प्रैक्टिस के साथ साथ आपको ये सारी चीज़ें आपको आ जाएंगी। आप 3-4 वेबसाइट्स बनाओगे, आपको ये क्लासेस के नेम याद होना शुरू हो जाएंगे, फिर आपको सिर्फ ये ज़हन में रखना है कि आप बूटस्ट्रैप में काम किस तरह होना है, बाकी सारा कुछ आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाएगा। मैं किस तरह शुरू में काम करता था, मैं इधर ही बूटस्ट्रैप की डॉक्यूमेंटेशन साइट पे खुली होती थी, कोई भी वेबसाइट बनानी होती थी, यहाँ पे मैं सर्च करता था फॉन्ट वेट, यहाँ पे हमें सारी डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी अगर आपने फॉन्ट वेट को किस तरह करना है। ये टेक्स्ट आर्ट है, ये फ़ॉन्ट साइज, इवन कि आप फ़ॉन्ट साइज भी यहाँ पे आप सेट कर सकते हो। FS1 का मतलब है कि इतना फ़ॉन्ट साइज हो जाएगा। तो फ़ॉन्ट वेट यहाँ से मुझे मिला है। FW बोल्ड क्या करेगा कि आपके टेक्स्ट को बोल्ड कर देगा। तो हम इधर जाएंगे, फ़ॉन्ट वेट बोल्ड हमने एक क्लास दी है। अब ये लोगो की क्लास हटा भी देंगे, हमारा लोगो प्रोफेशनली एज अ बोल्ड लोगो हमें दिखना शुरू हो जाएगा, लेकिन ये लोगो का थोड़ा फ़ॉन्ट साइज कम है। अब CSS के फ़ॉन्ट साइज़ को हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमें अपना बूटस्ट्रैप के बताए फ़ॉन्ट नहीं हमें चाहिए, क्योंकि वो थोड़े रिस्ट्रिक्शन आ जाती है कि बूटस्ट्रैप में आप इतने फ़ॉन्ट साइज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम ट्राई ज़रूर करेंगे। अब रिस्ट्रिक्शन कहाँ पे आएगी, जब हम देखेंगे कि फ़ॉन्ट साइज़ हमारे मेयार के मुताबिक नहीं आ रहा। अभी ये थोड़ा लोगो लग रहा है, अभी सिर्फ इसमें एक चीज़ की कमी है कि इसका टेक्स्ट ब्लू होना चाहिए और ये बटन भी ब्लू होना चाहिए। अभी हम क्या करेंगे, अब हम इस बटन पे चल जाते हैं। अब बटन में क्या होगा कि इसको ना एक क्लास मिली है BTN प्राइमरी। प्राइमरी क्या करता है कि बूटस्ट्रैप में कहीं पे भी प्राइमरी अगर आपको दिखती है ना, उसका मतलब है कि उसका कलर कुछ यूज स्काई ब्लू दिखेगा। तो हम क्या करेंगे, BTN प्राइमरी को हटाएंगे इधर से, और अभी देखेंगे अभी हमारा ना बटन का ना कलर खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको अब कस्टमाइज करेंगे विद CSS, सिंपल। अब बूटस्ट्रैप जितनी भी अपनी क्लासेस के नाम रखता है ना, वो इस तरह रखता है कि अगर उसने दो वर्ड्स को आपस में मिलाना है, यानी नैव लिंक को मिलाना है, तो नैव माइनस लिंक। तो हम अपनी क्लासेस को बूटस्ट्रैप की क्लासेस से डिस्टिंग्विश करने के लिए हम माइनस की बजाय मैं इसे कह देता हूँ BTN लॉगिन। इस तरह हम इसे टारगेट करेंगे और यहाँ पे हम अपना अच्छा, अब थ्रू आउट द वेबसाइट हमारा ना सेम कलर इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पे भी ब्लू है, मतलब कि डार्किश ब्लू है। तो हम CSS की एक स्पेसिफिक चीज़ इस्तेमाल करेंगे जिसे कहते हैं CSS वेरिएबल्स। CSS के अंदर वेरिएबल्स भी बनते हैं, अब वो हम इधर CSS के वेरिएबल से मदद लेंगे। सिंटेक्स कुछ यूँ है कि हमने एक रूट टैग बनाना होता है और माइनस, अब हम अपने कलर को मतलब कि कोई भी नाम दे देते हैं, ये वेरिएबल नेम है। अब इसको हम देने लगे हैं, आई थिंक यही एक्स कलर है। अब ये हमारे थ्रू आउट द वेबसाइट हम इसी वेरिएबल को इस्तेमाल करेंगे। कोई भी कलर देना होगा, हमने टेक्स्ट को कलर देना होगा, बैकग्राउंड कलर देना होगा, बटन को कलर देना होगा, हम सिंपल इसको इस्तेमाल करेंगे। तो अभी इसके अंदर हम जाएंगे और आगे हम इस वेरिएबल की मदद से सारी वेबसाइट के अंदर जितने, क्योंकि ये वेरिएबल बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब
आपको फर्ज करेंगे क्लाइंट आपको बाद में कहता है कि मुझे ये ब्लू थीम की कस्टमाइजेशन नहीं चाहिए, मुझे रेड चाहिए, तो अब आपको जगह जगह जाके आपको ब्लू को इरेज करके आपको रेड करना पड़ेगा। तो इससे अच्छी ये चीज़ है, अगर आपकी वेबसाइट की थीम सेम है तो आप सिंपल जाके एक ब्लू एक वेरिएबल बना लें और आपकी वेबसाइट पूरी उस थीम पे बेस करना शुरू हो जाएगी। इसके अंदर हम क्या करेंगे कि VTN लॉगिन के अंदर हम जाएंगे और हम कहेंगे कि बैकग्राउंड कलर जो है ना इसका वो हो जाए। अब वेरिएबल को इस्तेमाल किस तरह करना है, पैर का कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे, ब्रैकेट के अंदर हमने माइनस माइनस वेरिएबल का नेम, जो हमने यहाँ पे हम मल्टीपल वेरिएबल बना सकते हैं। जैसे मैं इधर एक कोई भी एक्स कह देता हूँ, माइनस माइनस एक्स, और उसको मैं कह देता हूँ कि तुमने ना हैशटैग FFF ये होना है। अब एक्स जहाँ पे भी हम इस्तेमाल करेंगे उसका मतलब होगा कि हम ग्रे कलर इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। बैकग्राउंड कलर दे देंगे ब्लू, कलर दे देंगे कलर वाइट दे देंगे, और फॉन्ट साइज दे देते हैं 14 पिक्सल दे देते हैं। अभी देखते हैं अभी किस तरह का दिख रहा है। अभी VTN लॉगिन इसको क्लास मिली है। अभी देखें एक चीज़ अब मैं दिखाने लगूँ कि ना बूटस्ट्रैप के अंदर ना आप जब काम कर रहे होते हैं तो बाज़ का आपको फ़ौरन कस्टमाइजेशन देखने को मिलती नहीं है। वो इस वजह से क्योंकि बूटस्ट्रैप का हमने जो लिंक रखा हुआ है CSS का, जो बूटस्ट्रैप के अंदर से हमें CSS मिल रही होती है वो यहाँ पे ऊपर है, और जबकि हमारी CSS नीचे है। ये वाला तो आपको कॉन्सेप्ट पता है कि ऊपर जो CSS लिखी होगा नीचे सेम हम CSS डिफरेंट प्रॉपर्टीज के साथ लिखते हैं सेम टैग के लिए, तो वो ओवरराइट हो जाती है। लेकिन बूटस्ट्रैप ने कुछ चीज़ें ना अपनी हाई प्रायोरिटी पे रखी होती है। यहाँ पे बात आती है प्रायोरिटीज़ की, कि प्रायोरिटीज़ किस तरह सेट करते हैं। अब CSS के अंदर जो आपका प्रायोरिटीज़ नंबर है वो यहाँ पे सीख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है आईडी की। आईडी की प्रायोरिटी की अगर बात की जाए तो इसको 100 नंबर दिए जाते हैं, मतलब इसकी 100 नंबर है। और फिर आती है क्लास, क्लास के 10 पॉइंट्स हैं, और फिर उसके बाद जो एलिमेंट आता है उसके हैं 1 पॉइंट। अब इसमें क्या होता है कि अगर हम आईडी के जरिए अगर किसी चीज़ को टारगेट करें, अगर मैं बटन को आईडी के जरिए टारगेट करूं, मैं इसको बटन को VTN लॉगिन को मैं अगर आईडी दे दूं इक्वल टू VTN, और ये हैश इधर नहीं आएगा, हैश इधर आएगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हैश VTN को बैकग्राउंड कलर हमने दिया है ब्लू और कलर वाइट, फॉन्ट साइज 14 पिक्सल। अभी ये पूरी तरह रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, हम चेंज करते हैं लॉगिन। अब ये वाली क्लास जो VTN की है ये हमें बूटस्ट्रैप से मिल रही है, इसको हम रिमूव करेंगे, अपनी क्लास देखेंगे कि वो किस तरह काम कर रही है। अब ये देखें, ये अब डिफ़ॉल्ट HTML का बटन दिखना शुरू हो गया। अब चूंकि हमें ये नहीं चाहिए तो हम ये वाली क्लास वापस लाएंगे, और अब हम टारगेट करेंगे डॉट BTN से, डॉट BTN लॉगिन। बटन शो नहीं हो रहा, वेट अ मिनट, बटन आई थिंक को भी LI टैग में हमें डालना पड़ेगा।
अच्छा, अभी हम इसे इंस्पेक्ट करते हैं। अभी हमें अपना बटन बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पे इंस्पेक्ट करेंगे BTN लॉगिन, और यहाँ पे हम देखेंगे कि इसको बैकग्राउंड कलर हम ब्लू दे रहे हैं, लेकिन ये इसको मिल नहीं रहा। अब इसकी रीज़न हमने तलाश करनी है कि इसे क्यों नहीं मिल रहा। पहले हम इसको अपने इसको दे के देखते हैं, लोगों को ना कलर। ऑन वेट हमें बोल्ड ही चाहिए, हमें इसको कलर देना है वेर माइनस माइनस ब्लू। उसकी रीज़न हमें पता चल जाएगी कि क्या ये इसको भी नहीं मिल रहा। आई थिंक CSS वेरिएबल्स मसला कर रहे हैं। ओके, तो एरर ये था कि यहाँ पे पहले आ रहा था कोमा। अब CSS और HTML के साथ जब आप काम कर रहे हैं तो वो आपकी सिंपल कंपाइलिंग लैंग्वेज की तरह आपको एरर नहीं दे देता कि यहाँ पे आपको कोमा डालना था कि सेमीकोलन डालना था, इसलिए कोई चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे थे। अच्छा, जो चीज़ मैं बताना चाह रहा था वो ये थी कि अब BTN जो क्लास बूटस्ट्रैप की है और ये BTN लॉगिन क्लास जो हमने इसे दी है, अब इन दोनों में डिस्टिंग्विश करना है। क्योंकि देखिए नैव आइटम भी अगर हम इसे भी BTN लॉगिन दे दें तो अभी छोटी वेबसाइट्स में तो आपको ये फर्क नहीं पता चलेगा कि हम -7 लगा के दे दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आपकी वेबसाइट काफ़ी बड़ी हो जाती है, फिर आपकी क्लासेस बूटस्ट्रैप की क्लासेस के साथ जब क्लैश करना शुरू हो जाए तो फिर आपको मसला शुरू हो जाएगा कि ये किस क्लास से टारगेट होगी, किस क्लास से हमें CSS मिल रही है। तो अभी BTN लॉगिन हमने यहाँ पे दिया हुआ है और उससे हम क्या कर रहे हैं कि बैकग्राउंड कलर और फॉन्ट साइज हमने यहाँ पे दे दिया। तो यहाँ पे टारगेट की बात की जाए, देखिए ID का टारगेट का जो पॉइंट्स है वो 100 है, क्लास के 10 और एलिमेंट के 1। अब क्या होगा कि यहाँ पे क्लास का पॉइंट 10 थे, 10 प्लस 10, यहाँ पे ओवरऑल हम जो बटन हमारा टैग है उसको हम टारगेट कर रहे हैं विद 20 पॉइंट्स। जिसके पॉइंट ज्यादा होंगे उसका टारगेट माना जाएगा, चाहे ऊपर हो या चाहे नीचे हो। ये अगर कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है तो इसके बाद अगर आप कस्टमाइजेशन की बात करें तो फिर वो कस्टमाइजेशन कुछ भी नहीं रह जाती। अब इसकी एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। हमारा नैबर ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। यहाँ पे हम BTN अंडरस्कोर लॉगिन दोबारा कर देंगे। तो अब देखें ज़रा, अब जो हमारी पिक्चर में जो हमारे पास वेबसाइट हमें नज़र आ रही है उसके अंदर जो हमारा एक्टिव लिंक है ना उसको ब्लू कलर मिला हुआ है। तो यहाँ पे जो हमारे पास एक्टिव लिंक है उसको क्या कलर मिला हुआ है, उसको ब्लैक मिला हुआ है। अब इसको हम किस तरह सही करेंगे, इसका सिंपल हल बूटस्ट्रैप कस्टमाइजेशन करनी पड़ेगी हमें। यहाँ पे हम जाएंगे, देखेंगे हमारे किस टैग को एक्टिव कलर मिला हुआ है यहाँ पे। अब देखिए बूटस्ट्रैप का यहाँ पे हमें तलाश करना पड़ेगा एक्टिव टारगेट कहाँ पे है। ये देखें .navbar nav.navlink.active। अब इसको ओवरऑल कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं, 10 प्लस 10 20 20 प्लस 10 30। ओवरऑल 30 का टारगेट की वजह से ना इसको एक्टिव कलर मिल रहा है ब्लैक। अब हम पहले सिंपल टारगेट करके देखते हैं। अभी एक्टिव क्लास इधर मिली हुई है, हम इसे सिंपल टारगेट करते हैं डॉट एक्टिव और इसका कलर ब्लू करने की कोशिश करते हैं। अब हम देखेंगे हमारा कलर ब्लू हो गया। ये अभी भी ब्लैक है, अगर आपको ब्लू नज़र आ रहा है तो वो आपके लैपटॉप का शायद कोई इशू हो, लेकिन ये ब्लैक कलर है अगर हम इस तरह मैच करें। तो देखिए इस वक्त हमारे पास जो हम टारगेट कर रहे हैं वो हम 10 पॉइंट्स के साथ टारगेट कर रहे हैं, जबकि बूटस्ट्रैप कितने पॉइंट्स के साथ टारगेट कर रहा था, बूटस्ट्रैप कर रहा था 30 पॉइंट्स के साथ टारगेट। तो हमें ये पॉइंट्स की गेम जीतनी पड़ेगी अगर हमें कस्टमाइजेशन करनी है। यहाँ पे एक्टिव की अगर हम देखें ये 30 पॉइंट्स के साथ कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक सिंपल, वैसे ये रिकमेंडेड नहीं है, हम यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉइंट्स ID के होते हैं तो हम यहाँ पे एक ID भी दे सकते हैं। हम ID इस्तेमाल करेंगे, हम कहेंगे ID एक्टिव की ID
और यहाँ पे टारगेट हम चेंज करके हैशटैग एक्टिव जब हम कर देंगे तो अब देखें, अब ये ब्लू हो गया। अब क्योंकि हमने इस बूटस्ट्रैप से बाजी जीत ली है कि हम हमारा CSS माना जाए। हमारा CSS क्यों माना जाए? क्योंकि हमारा CSS स्टैक में नीचे पर है, बूटस्ट्रैप का CSS ये पर है और हमारा CSS यहाँ पे है। तो टॉप टू बॉटम अप्रोच CSS की इस्तेमाल होगी, जो सेम टारगेटेड एलिमेंट होंगे वो ओवरराइट हो जाएंगे। लेकिन हमने ये अप्रोच यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करनी कि हमने आईडी देना है। हम सिंपली क्या करेंगे, जिस तरह बूटस्ट्रैप टारगेट कर रहा है ना, हम उसी तरह टारगेट करेंगे। इसको चाहे इधर से कॉपी कर लें और CSS में जाके हम यहाँ पे अपना टारगेट पेस्ट कर देंगे। ये ज़्यादा कॉपी हो गया। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे हम अपना कलर ब्लू दे देंगे। ये बूटस्ट्रैप को कस्टमाइज हमने कर लिया। अब ऑलमोस्ट हमारा नैपर रेडी हो गया। अब इसके अंदर थोड़ी पैडिंग्स का फ़र्क है, वो पैडिंग हम किस तरह करेंगे उसके लिए भी कोई हमें CSS लिखने की ज़रूरत नहीं। हम मेजर काम अपना बूटस्ट्रैप से किया करेंगे और जहाँ पे हमें कलर अपनी पसंद के देने हैं, कोई फ़ॉन्ट साइज़ अपनी पसंद का देना है, तब हम CSS इस्तेमाल करेंगे। तो पैडिंग के लिए क्या होगा कि जिस तरह मार्जिन था MS ऑटो MX 1 2 3 इसी तरह पैडिंग करना चाह रहे हैं। हम चाहेंगे हमारे बटन की लेफ्ट और राइट की पैडिंग आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, PX देख कितनी पैडिंग है। PX2 से कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ा, तो PX4 देंगे। अभी थोड़ा बटन एक्सपैंड हो रहा है। पैडिंग क्या करती है कि अंदर से आपके कंटेंट को ना थोड़ा स्पेस्ड कर देती है। और PX का मतलब है कि X एक्सिस के अंदर रह के आपने पैडिंग करनी है। X एक्सिस क्या होगा कि लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे आपने पैडिंग देनी है। तो यहाँ पे हमारी नैबर तैयार हो गई है। अब हम अगले कंटेंट की तरफ जाते हैं। जो हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है वो क्या होगा, वो ये वाला कंटेंट है। अब यहाँ पे हम ग्रिड सिस्टम का प्रैक्टिकल यूज देखेंगे। अभी आपने सिंपल नैपर हमने बूटस्ट्रैप की वेबसाइट से उठाई, उसके अंदर सिर्फ मार्जिन हमने राइट ऑटो किया, मार्जिन लेफ्ट ऑटो किया और सारा कंटेंट हमारा लेफ्ट अलाइन हो गया, राइट अलाइन सॉरी। और फिर उसके अंदर हमने सिर्फ बटन की कस्टमाइजेशन की। और ये हार्डली कितना कोड लगा होगा, ये सारा कोड हमें बूटस्ट्रैप से मिला प्रिपेयर्ड। और यहाँ पे हमने थोड़ी सी थीमिंग हमने सिर्फ CSS की। अब एट द एंड वेबसाइट के आप देखना कि आपकी 100 लाइंस ऑफ बस CSS की होंगी और आपका सारा बेहतरीन वेबसाइट आपकी तैयार हो गई होगी। तो हम मिनिमम वेबसाइट जो है ना CSS की मदद से बनाएंगे और मैक्सिमम हम बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हमारा नैबर एंड हो गया। हम नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ चलेंगे। वो हमारा होने जा रहा है लैंडिंग। ग्रिड सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। अब हमने क्या पढ़ा कि हमारे पास ना जो ग्रिड सिस्टम आता है वो 12 कॉलम्स का आता है। अगर मैं 12 कॉलम्स बनाना शुरू करूं, 3 4 अब मैं क्या करना चाह रहा हूं कि ना 12 कॉलम्स का बूटस्ट्रैप का ग्रिड आता है। अब ये जो लाइन है ना, ये फर्ज करें कॉलम है। ग्राफिक टैबलेट नहीं है, मैं आपको माउस के साथ ही इस्तेमाल करके दिखा रहा हूँ। तो होगा क्या कि हमारे पास टोटल एक रो में एक रो होती है। इसमें बूटस्ट्रैप में जितनी भी वेबसाइट बनती है सब रोज और कॉलम की फॉर्म में बनती है। होगा क्या कि हमारे पास एक रो है, ये पूरी मल्टी कलर्स में एक रो है, उस रो के अंदर 12 कॉलम्स है और हमारे पास चीजें कितनी है, 2। तो 12 कॉलम्स को अगर हम डिवाइड करना हो दो चीजों पे, हम क्या करेंगे कि 6 6 हर एक को दे दें। तो हम क्या करेंगे, 6 कॉलम्स
अपने ये टेक्स्ट को दे देंगे और 6 कॉलम अपनी इमेज को दे देंगे। तो अब हम यहाँ पे आते हैं, सिंपल लैंडिंग पेज तैयार करेंगे। सबसे पहले जितनी भी वेबसाइट्स हैं हमने बनानी, सबको हर कंपोनेंट को एक कंटेनर में रखेंगे। हम कंटेनर में रख दिया और उसके बाद एक रो बनाएंगे। अब ये जो पैटर्न है ना कंटेनर और रो का, ये थ्रू आउट द वेबसाइट, मैं कहता हूँ कि जितनी भी आप वेबसाइट बनाएंगे ये वाला पैटर्न आपका रिपीट होता रहेगा। एक कंटेनर बनाएंगे, उसके अंदर एक रो बनेगी, क्योंकि सारा सिस्टम आपका बूटस्ट्रैप का रो और कॉलम बेस्ड है। अब एक रो बन गई। अब इस रो के अंदर आपने याद रखना है आपके पास टोटल 12 कॉलम्स हैं। 6 कॉलम्स हम एक टैग एक चीज को देंगे। फर्ज करें मैं 2 H1 टैग्स बनाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये दोनों ना मुझे H1 टैग भी 12 में से 6 कॉलम्स ले ले और नेक्स्ट 6 कॉलम्स ना ये वर्ल्ड ले ले। तो हम क्या करेंगे, यहाँ भी जाएंगे कॉल 6, सिंपल। ये भी बूटस्ट्रैप की क्लास है। ये क्या कह रही है, कॉल 6 क्या कह रही है कि आप 6 कॉलम्स लो। कौन लो, ये डिव टैग पूरे 6 कॉलम लेगा और नेक्स्ट डिव टैग इसी तरह मैं एक और बनाऊंगा, वो भी 6 कॉलम लेगा। और यहाँ पे अब ये एक रो है, इसके अंदर टोटल 12 कॉलम होने चाहिए थे। तो हमने वो 12 कॉलम किस तरह कवर किए, पहले 6 कॉलम के अंदर हमने हेलो का कंटेंट रख दिया, अगले 6 कॉलम्स के अंदर हमने वर्ल्ड का कंटेंट रख दिया। अब इसको हम यहाँ पे जाके देखेंगे। अभी देखिए ये किस तरह अलाइंड हमें नजर आ रहा है। अब असल में क्या हुआ होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ना, मैं आपको इंस्पेक्ट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे चलते हैं, ये कंटेनर है। अभी देखिए ये मैंने रो पे होवर किया हुआ है, ये एक रो है जो कि कंटेनर के अंदर आ रही है। अब कंटेनर क्या कर रहा है, देखिए साइड पे जो ऑरेंज में आपको शेड नजर आ रहा है, इसका मतलब है ये साइड से लेफ्ट और राइट से आपको मार्जिन दे रहा है और ग्रीन में पैडिंग। ये मार्जिन प्लस पैडिंग प्रोवाइड करता है कंटेनर। और फिर रो देखें, ये पूरी एक रो है, इस रो के अंदर टोटल 12 कॉलम्स हैं। अब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा। अब ये देखें फर्स्ट 6 कॉलम्स कहाँ पे एंड हो रहे हैं, यहाँ पे वर्ल्ड के बिल्कुल लेफ्ट पे। आप देखिए यहाँ पे 6 कॉलम्स एंड हो चुके हैं और इन 6 कॉलम्स के अंदर हमारा हेलो का कंटेंट पड़ा है और नेक्स्ट 6 कॉलम्स के अंदर हमारा वर्ल्ड का। तो इस तरह हम अपने नेक्स्ट कंपोनेंट को अलाइन करना चाह रहे हैं। हम क्या चाह रहे हैं कि पहले 6 कॉलम्स के अंदर हमारा वो टेक्स्ट जो भी है वो आ जाए और नेक्स्ट 6 कॉलम के अंदर हमारी इमेज आ जाए। तो सिंपल हमने ये वाला काम करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये हम हेलो को तो रिमूव करेंगे और टेक्स्ट को हम ले आएंगे। इधर टेक्स्ट देख लेते हैं क्या क्या है। अच्छा यहाँ पे हम देखेंगे एक ये हेडिंग है और एक ये सेकंड हेडिंग है और नीचे एक पैराग्राफ आएगा और नीचे 2 बटन है। तो हम क्या करेंगे, 2 हेडिंग्स बना लेंगे। इसके अंदर हम लिख लेंगे एक्सपर्ट एसईओ। एक ना बिजनेस वेबसाइट का थीम हम बना रहे हैं, तो ये अगर मैं ना भी लिखूँ ना टेक्स्ट तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे ही एक मेन टेक्स्ट हम सेम लिख देते हैं, बाकी हम आगे डमी टेक्स्ट ही एंटर करते जाएंगे। अभी हमने लिख लिया। अब ये मैं यहाँ पे ना इसको फॉर्मेट कर दूँगा, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। और इसके बाद हम क्या करेंगे, एक हम कह रहे थे पैराग्राफ आ जाएगा और पैराग्राफ हमने यहाँ पे एंटर कर दिया। वैसे छोटा सा कोई भी पैराग्राफ रख दिया और फिर उसके बाद अभी देखते हैं अभी क्या चल रहा है। अभी थोड़ा थोड़ा मेल सेम अपनी थीम हमारी आ रही है लैंडिंग पेज की। तो इसके बाद हमारे पास यहाँ पे ना 2 बटन हैं। अब 2 बटन को हम किस तरह रखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास एक और डिव टैग बना लेंगे, क्योंकि ये एक रो है और रो के अंदर हम हमारे 6 कॉलम्स इसने लेना है। अभी ये 6 कॉलम्स फर्स्ट 6 कॉलम्स ही हम फिल कर रहे हैं। अभी सिंपल हम बटन्स 2 इधर रखते हैं। बटन हम ये वाले इस्तेमाल करेंगे, हम दोबारा देंगे क्योंकि हमारे बूटस्ट्रैप है।
हमारे पास हम बूटस्ट्रैप के बटन सारे इस्तेमाल करेंगे। यहाँ से हम कोई भी बटन एक इस्तेमाल कर लेंगे जिसे हमने प्राइमरी इस्तेमाल किया था, और उसको बाद में हम अपने मुताबिक कस्टमाइज करते जाएंगे। हमने 2 बटन उठाए और हमारे 6 कॉलम्स यहाँ पे एंड हो रहे हैं, तो इसके अंदर ही हम 2 बटन्स डालेंगे यहाँ पे भी, और अब देखते हैं हमारी वेबसाइट की लुक क्या आ रही है। तो अभी सिर्फ हम कंटेंट करें, इसको अलाइन करेंगे, और राइट के ऊपर क्या करेंगे हम, ये हमारा राइट वाला, राइट 6 कॉलम्स है, इसके अंदर हम एक इमेज डाल देंगे। अब इमेज हमारे पास है तो नहीं, हमें इमेज लानी पड़ेगी। अच्छा, ये वाली जो इमेज है ना, इसकी हम बात करें, ये इमेज हर किस्म की ना, इस तरह की, इवन कि आप इधर यहाँ पे कलर बताएंगे ना, उस तरह का कस्टमाइज्ड आपके पास वेक्टर आर्ट यहाँ पे प्रिपेयर हो जाएगी। अब यहाँ पे हम सर्च करते हैं टीम, और टीम से मिलती जुलती ना हमें एक इमेज मिल जाएगी। अब यहाँ पे हम अपना हेक्स वैल्यू डालेंगे जो हमारी थीम है। यहाँ से कॉपी करके हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे, और ये देखें सारे उसने जितनी भी वेक्टर इमेजेस हैं ना उसके थीम के मुताबिक प्रिपेयर कर दी। हमें ये चाहिए तो हम इसे डाउनलोड करेंगे। और यहाँ से मैं कट करके अपने इमेज के फोल्डर में हम जितनी भी इमेजेस होंगे वो हम यहाँ पे रखेंगे। यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। अब यहाँ पे हम इमेज लगा देंगे स्लैश, जाके देखते हैं कि हमारी वेबसाइट किस तरह की दिख रही है। ऑलमोस्ट के हमारा लैंडिंग पेज कंटेंट वाइज अगर हम बात करें तो हमारा रेडी हो चुका है, और ये सारा बूटस्ट्रैप की मदद से हुआ कि लेफ्ट पे हमें टेक्स्ट चाहिए था और राइट पे हमें इमेज चाहिए थी। अगर इससे बरअक्स सीएसएस की बात की जाए तो मिनिमम इसका सीएसएस का जो कोड हमें लिखना पड़ना था वो 30 to 40 लाइंस का हमें सीएसएस का कोड लिखना पड़ना था अगर हमने कंटेंट को इस तरह अलाइन करना था। तो बूटस्ट्रैप की मदद से, सिर्फ बूटस्ट्रैप के ग्रिड की मदद से हमने क्या किया कि अपने कंटेंट को, क्योंकि हमें पता था कि हम बूटस्ट्रैप रोज और कॉलम में काम करते हैं, ये एक रो हमने कंसीडर की, इसको हमने एक रो कंसीडर किया, और रो के फर्स्ट 6 कॉलम्स के अंदर अपना टेक्स्ट रख दिया और नेक्स्ट 6 कॉलम्स के अंदर अपनी इमेज को रख दिया। इस तरह क्या हुआ कि नेक्स्ट फर्स्ट 6 कॉलम्स के अंदर जो टेक्स्ट है ना वो लेफ्ट पे लाइन रहा है, और नेक्स्ट 6 कॉलम्स का जो कंटेंट था वो इमेज रही। अभी ये इसको हम कस्टमाइज करेंगे। कस्टमाइज क्या करेंगे, इसका थोड़ा बटन्स को हम सही करेंगे और थोड़ा इसको सही करेंगे। ये हमें थोड़ा बोल्ड चाहिए तो हम क्या करेंगे, सीएसएस का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम यहाँ पे बूटस्ट्रैप की क्लास देंगे फॉन्ट वेट बोल्ड, और देखते हैं क्या हमारा फॉन्ट वेट थोड़ा बोल्ड हो गया। तो उसके बाद पैराग्राफ के लिए हम क्या करेंगे, पैराग्राफ के लिए एक स्पेशल क्लास इस्तेमाल होती है टेक्स्ट म्यूटेड। वो क्या करती है, अभी मुझे कैसे पता चला, ये बूटस्ट्रैप की मदद से ही पता चला। इधर आप टेक्स्ट में जाएंगे, टेक्स्ट अब फ़ॉन्ट साइज, जिस तरह फ़ॉन्ट साइज आ रहा है इसी तरह टेक्स्ट फॉन्ट वेट बोल्ड, इसी तरह यहाँ पे टेक्स्ट म्यूटेड आपको मिलेगा। आई थिंक ये होगा इधर। अभी यहाँ पे वो क्लास मिल नहीं रही, लेकिन एक टेक्स्ट म्यूटेड की क्लास होती है।
वो हम इधर सर्च कर लेंगे। अच्छा, समहाउ इसका ना सर्च करेक्ट वर्क नहीं कर रहा बूटस्ट्रैप का। वो कर टेक्स्ट म्यूट करता क्या है कि आपके टेक्स्ट को ना थोड़ा फेड कर देता है। फेड से मुराद इसके अंदर थोड़ी ओपेसिटी क्रिएट कर देता है, क्योंकि हमें अपने टेक्स्ट के मुताबिक यहाँ पे इसका कलर थोड़ा ओपेसिटी वाइज चाहिए। अभी टोटल ब्लैक आ रहा था, अभी देखेंगे हमारा टेक्स्ट किस तरह का आ रहा है। अब थोड़ा लाइट हो गया। तो अगर ये मैं हटा के भी दिखाऊँ आपको तो मैं अभी टेक्स्ट म्यूटेड हटाऊँ, ये दोबारा ब्लैक हो जाएगा। ये थोड़ा डार्क हो गया। टेक्स्ट म्यूटेड से क्या हुआ, ये थोड़ा लाइट हो गया। यहाँ पे हमारा ये तैयार हो गया। अब ये बटन हमने सेम एज इट इज इसी तरह प्रिपेयर करने। तो हम क्या करेंगे, क्या हम दोबारा CSS लिखेंगे? नहीं, हम दोबारा अपने लॉगिन बटन की ही CSS को इधर दोबारा टारगेट कर देंगे और BTN प्राइमरी को हटा देंगे। इससे होगा क्या कि बैकग्राउंड कलर हमें सेम मिल जाएगा। अब चूंकि यहाँ पे क्लास में क्योंकि BTN लॉगिन हम दे रहे हैं, हम क्यों ना इसे एक जेनेरिक क्लास दे दें, क्योंकि हम डिफरेंट जगह पे हम इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको भी मैं BTN दे देता हूँ और यहाँ पे जहाँ पे मैंने BTN लॉगिन किया था उसको कैपिटल BTN करूँगा। तो इससे होगा क्या, अब हमारी ये जेनेरिक क्लास बन गई है। हमें कहीं पे भी बटन इस तरह का डार्किश में चाहिए होगा, हम ये इस्तेमाल कर लिया करेंगे। अब वेबसाइट पे चलते हैं। अब ये थोड़े राउंडेड में हमें चाहिए, तो यहाँ पे भी बूटस्ट्रैप की हम क्लास को इस्तेमाल करेंगे। कभी कभार सही तरह इसका सर्च वर्क नहीं करता, तो % अगर हम डिक्रीज कर देते तो इसने राउंडेड हो जाना था। अभी हम यहाँ से देखेंगे हमें किस तरह का बॉर्डर चाहिए। हमें कुछ यूं चीज़ चाहिए, तो यहाँ पे देखेंगे कौन सी क्लास मिल रही है। 1 2 3 4 5 6 7 सेवन्थ पे ये आ रहा है राउंडेड पिल। हमें पिल की फॉर्म में ही अपना बटन चाहिए। हम सिंपल ये क्लास जाके अपने बटन में पेस्ट करेंगे और फिर देखते हैं कि क्या होता है। ये मेरे हाथ से मैंने राउंडेड लॉगिन में कर दिए। यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब यार कम है तो हम क्या करेंगे, देने क्या करूँगा, PX4 दूंगा और देखते हैं क्या बनता है। PX4 दिया, थोड़ा ये वाइड हो गया। मैं PX5 करूँगा। मैक्सिमम आप जितनी वैल्यूज है ना इधर, मार्जिन की, पैडिंग की, फॉन्ट साइज की, सारी 5 तक है मैक्सिमम। अगर आप इससे ऊपर पैडिंग देना चाहते हैं फिर उसका मतलब है आपको CSS इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो मिनिमम आप CSS इस्तेमाल करें और मैक्सिमम बूटस्ट्रैप की मदद से वेबसाइट अच्छी क्रिएट कर सकते हैं। तो अब यहाँ का था टेक्स्ट हाउ वी वर्क एंड हियर कॉन्टैक्ट अस। अभी जो सेकंड बटन है वो हमें थोड़ा इस तरह की शेप में चाहिए कि वो एम्प्टी हो, उसका बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे एक बूटस्ट्रैप की क्लास इस्तेमाल करेंगे, BTN आउटलाइन। अब ये कहाँ से इस्तेमाल की, ये बटन्स के अंदर एक कैटेगरी आती है, ये वाले बटन्स, ये आप देख रहे होंगे। हमें ये कुछ इस तरह का बटन चाहिए। तो BTN आउटलाइन इधर डायरेक्ट चलेगा नहीं, क्योंकि हमने अपना कस्टमाइज बटन क्रिएट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको
कस्टमाइज करेंगे। कॉन्टैक्ट, इसको एक नई क्लास देंगे, कॉन्टैक्ट BTN। कॉन्टैक्ट BTN इस्तेमाल करेंगे। और कलर यहाँ पे हम ब्लैक रहने देंगे और फॉन्ट साइज तो इसी तरह रहने देते हैं। अभी देखें, अभी इसका अंदर से बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है कॉन्टैक्टस का, और यही हम चाहते हैं। लेकिन अभी ये होवर करने पे हमें इस तरह का दिख रहा है। हमें क्या चाहिए कि हम इसका पहले से बॉर्डर हमें इसका विजिबल होना चाहिए, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, और वही हम अपना ब्लू इस्तेमाल करेंगे। हाँ, किधर बात कर रहे हैं हसन आप? यहाँ पे ये सिंपल, अभी मैंने आपको बताया था कि मैं अपना टारगेट इंक्रीज करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैंने BTN को ऑलरेडी ऊपर टारगेट करके ना कुछ दिया हुआ था, तो उससे मेरा बटन चेंज नहीं हो रहा था। मैंने इसका टारगेट सिंपली इंक्रीज किया, उससे क्या हुआ कि ये इसको CSS मिल गई है वो वाली। अभी इसके अंदर एक चीज का फ्लोर आ गया कि ना ये हमें हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल मिल रहा है। वो ये कि इसलिए कि हमारी ना इमेज बहुत बड़ी है। सेम क्लास नहीं हमने दी, हमने इधर BTN क्लास इधर मिली हुई है, और नेक्स्ट हमने इसे कॉन्टैक्ट BTN दे दिया, क्योंकि BTN की सारी प्रॉपर्टीज मैं चाहता हूँ इसे मिले, लेकिन एक्स्ट्रा जो मैं देना चाह रहा हूँ ना वो मैंने ये कॉन्टैक्ट BTN की क्लास में दी है कि बैकग्राउंड नन हो, कलर ब्लैक, फॉन्ट साइज ये, और बॉर्डर ये। अब ये वाली प्रॉपर्टीज मैं ऊपर BTN को नहीं दे के आया था। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर अभी हमारा कॉलम है। अब इमेज के अंदर हम देखेंगे ये थोड़ा ना नीचे है, इसको हम क्या करेंगे कि कॉलम 6 है, इसको ना हम एक क्लास दे देते हैं कि लेफ्ट कंटेंट, क्योंकि हम इसे ना थोड़ा सेंट्रलाइज करना चाहते हैं। अब वो सेंट्रलाइज किस तरह होगा, हम इसको पैडिंग दे दें। अगर हम इधर बात करें हम कितनी मैक्सिमम पैडिंग दे सकते हैं, टॉप पे पैडिंग टॉप 5 मैक्सिमम की तरफ मैं जाता हूँ। मैं कंटेंट देखता हूँ, नीचे आया लेकिन इतना नीचे नहीं आया जितना मैं चाहता हूँ। अब ये फ्रेमवर्क की ना यहाँ पे आगे ना फ्रेमवर्क थोड़ा ना बैठ जाता है कि वो मैक्सिमम जहाँ तक आपको चीज़ें प्रोवाइड कर सकता है ना वो उसने लिखी होती है अपनी डॉक्यूमेंटेशन में। इससे आगे आपने कुछ करना है तो आपको दोबारा बेयर बोन CSS का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इधर हम क्या करेंगे, एक क्लास दे देंगे, लेफ्ट कंटेंट दी हुई है हमने, तो लेफ्ट कंटेंट देंगे और पैडिंग टॉप 5 फ्रेम। अब थोड़ा कंटेंट नीचे आ रहा है, मतलब हम इसे थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं। ये थोड़ा सेंटर में आ गया हमारी वेबसाइट के मुताबिक। इसके मुताबिक अब इमेज का रह गया, ये इमेज ज़्यादा जगह ले रही है जिसकी वजह से ना हमें ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल देखने को मिल रहा है। इसका सिंपल एक हल है, बूटस्ट्रैप के अंदर रिस्पॉन्सिव इमेजेस के लिए एक क्लास है, मतलब कि जितनी इमेज को साइज लेना चाहिए ना ये उतना लेगी। अब कितना लेगी, हमारा कॉलम 6 है ना, अगर हमने 6 कॉलम्स के अंदर इस इमेज को रखा है तो ये 6 कॉलम के अंदर ही फिट होगी, उससे बाहर नहीं निकलेगी। उससे बाहर निकल रही थी तो इसलिए हमें हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल देखने को मिल रहा था। अब देखिए इमेज बिल्कुल अलाइंड हो गई है। अब ये नैब बार और ये लैंडिंग पेज हमने प्रिपेयर कर लिया है बूटस्ट्रैप की मदद से। इसके अंदर हमने मिनिमम CSS लिखी है ओनली ऑफ, अगर मैं अपनी स्पेसिंग निकालूँ ऑफ 30 लाइन्स, और ये वेरिएबल्स वगैरह। अभी सिर्फ 30 लाइन्स की हमने यहाँ पे CSS इस्तेमाल किया। अब नेक्स्ट पे हम जाते हैं
नेक्स्ट पे हमारा क्या आ रहा है, अगर यहाँ पे किसी को ग्रिड से समझ नहीं आई तो वो एक दफा पूछ ले, क्योंकि अब नेक्स्ट थोड़ा एडवांस ग्रिड इस्तेमाल करेंगे, फिर उसके बाद इस तरह चीजें नेस्टेड भी आ जाएंगी, आपको इन फ्यूचर आपको नेस्टेड ग्रिड सिस्टम इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो वो भी आप ताकि कर पाए। अब नेक्स्ट हमारा चल रहा है फीचर्स का कंपोनेंट, हम यहाँ पे बनाएंगे फीचर्स का, और एग्जैक्टली उसी तरह सेम कंटेनर एक बनाएंगे, कंटेनर के अंदर एक रो बनेगी, और सबसे पहले हर कंपोनेंट को बनाने से पहले आपने ये बना लिया करना, उसके बाद आगे फर्दर आपने बात शुरू करनी। अब देखते हैं हमने बनाना क्या है। अब सबसे पहले हम देख रहे हैं हमारे पास एक हेडिंग आएगी जो कि सेंट्रलाइज्ड होगी, और बाद जो नीचे पैराग्राफ आएगा वो भी सेंट्रलाइज्ड होगा। तो हम क्या करेंगे, इधर जाएंगे, अभी रो की हमें ज़रूरत नहीं है, अभी हम सिर्फ कंटेनर पे बात करते हैं, क्योंकि रो की ज़रूरत हमें तब पड़ेगी जब हम अपने कंटेंट को सेपरेट कर रहे होंगे, जैसे ये। अब ये 3 चीज़ें हैं, अब टोटल 12 कॉलम होते हैं एक रो में, तो हम 3 चीज़ों को, अगर 3 चीज़ें हैं उनके अंदर हमने 12 पैकेट्स डिवाइड करने हैं। तो हम किस तरह करेंगे कि हम 4 पैकेट्स इसको दे दें, 4 पैकेट्स इसको दे दें, 4 पैकेट्स इसको दे दें, तो इस तरह 12 कॉलम का ग्रिड इसमें डिवाइड हो जाएगा। सबसे पहले तो हम यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे, आवर फीचर्स, और उसके बाद एक सिंपल पैराग्राफ में वही होगा, हम डमी टेक्स्ट डाल देंगे लॉरेम 20। अब ये शॉर्टकट है कि आप 20 वर्ड्स का अगर आपने डमी टेक्स्ट डालना है तो लॉरेम 20 करके एंटर करेंगे और डमी टेक्स्ट आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद अब देखते हैं अभी ये कहाँ पे आया है, और फीचर्स इस तरह है। अब हमें ये सेंट्रलाइज करना है, इसके लिए आप सिंपल अगर CSS की बात करें उसके अंदर आप क्या करते हैं कि टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं। इधर आप सिंपल टेक्स्ट सेंटर की क्लास देंगे, टेक्स्ट सेंटर आ जाएगा। देखते हैं अभी क्या चल रहा है। तो टेक्स्ट सेंटर आ चुका है, ये हमारा पैराग्राफ है और ये और फीचर्स है। अब इमेज में एक चीज़ देखते हैं, अभी पैराग्राफ ना उसने कुछ कंजेस्टेड लिखा हुआ है, मतलब कि ज़्यादा स्पेस ना ले। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम विड्थ भी दे सकते हैं अपने पैराग्राफ को। हम ना इसके अंदर थोड़ा और टेक्स्ट डाल देते हैं ताकि आपको पता चले कि टेक्स्ट ज़्यादा है। समय लॉरेन तो ये पैराग्राफ को देखिए ये यहाँ से लेकर विड्थ ले रहा है, जब हमारे पास इसने मिनिमम स्पेस ली हुई है। तो हम इस चीज़ को कैटर करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम विड्थ की क्लास देंगे, विड्थ 50। इसका मतलब है W50 का मतलब है विड्थ 50 दे दो इस P टैग को, और अब विड्थ इसको मिल चुकी है 50, लेकिन ये अब उधर चला गया। अब हुआ क्या है कि टेक्स्ट सेंटर की जो क्लास है ना वो टेक्स्ट को सेंटर रखती है अपने टैग के अंदर। अब इसका टैग अगर मैं आपको दिखाऊं ना इंस्पेक्ट करके, ये देखिए ये जो टैग है ना, ये ब्लू एरिया है ना, इस टैग की बस इतनी स्पेस है। अब इतनी स्पेस के अंदर इसने अपने टेक्स्ट को ना सेंटर करके रखा हुआ है। अब किस तरह करके रखा है वो हमने बिहाइंड द सीन लॉजिक पे नहीं जाना, उसने टेक्स्ट को सेंटर करके रखा हुआ है क्योंकि हमने विड्थ इसको 50 दे दिया है। अब ये एलिमेंट पूरी 100% स्पेस नहीं ले रहा है, ये 50% ऑफ द स्पेस ले रहा है। तो अब हम कहते हैं कि ये चीज भी ना हमारा ये जितना पैराग्राफ है ना ये भी सेंटर आ जाए। तो ये एक ट्रिक होती है, अगर आपने किसी चीज को भी विड्थ दे दिया ना और आप उसको सेंट्रलाइज करना चाह रहे हो तो आप उसका मार्जिन लेफ्ट और मार्जिन राइट ऑटो कर दो। तो हम मार्जिन लेफ्ट और मार्जिन राइट ऑटो करने के लिए यहाँ पे बूटस्ट्रैप की इस्तेमाल करेंगे MX ऑटो। वो क्या कर देगी टेक्स्ट को, आप उसकी किस तरह सेंट्रलाइज आप सिर्फ 2 क्लासेस की मदद से कर सकते हो कि आप विड्थ दे दो पहले उस चीज को, फिर उसके बाद उसका मार्जिन लेफ्ट और राइट ऑटो कर दो।
इसके बाद ये तो हमारा हो गया हेडिंग। इसके बाद अब हमने नेक्स्ट जाना है, एक रो आएगी, उसके अंदर ये 3 कंटेंट्स होंगे। ये वो रो बननी है हमारे पास। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, div डॉट कॉलम। अब मैं यहाँ पे एक आपको चीज बताने जा रहा हूँ, MD6, बल्कि यहाँ पे हम MD4 करेंगे। अब यहाँ पे आती है बात ब्रेक पॉइंट्स की। बूटस्ट्रैप के अंदर ब्रेक पॉइंट्स आपको एडजस्ट खुद करने पड़ते हैं। तो वो ब्रेक पॉइंट्स किस तरह एडजस्ट होते हैं कि आपकी जो मीडियम स्क्रीन है ना, उसके पिक्सल आपको इस तरह से दिखाऊंगा। इसको मैं इंस्पेक्ट तो मैंने किया हुआ है, ये देखिए ये ऊपर पिक्सल चल रहे हैं। अगर मैं आपको इधर दिखाऊं कि यहाँ पे पिक्सल्स आपको शो हो रहे होंगे, ये 1356। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा कंटेंट ना, ये वाला कंटेंट, ये मीडियम स्क्रीन पे जाके, मीडियम स्क्रीन होता है 768 पिक्सल से नीचे, मीडियम स्क्रीन से नीचे ना ये स्टैक होना शुरू हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे ना मैंने कॉल 4 तो बनाया है, लेकिन अंदर एक MD का एक इजाफा किया। MD क्या कह रहा है कि मीडियम स्क्रीन और उससे ऊपर 4 कॉलम्स में ये कंटेंट हो, और उससे नीचे क्या करना है वो इसे मुझे बताना पड़ेगा। वो मैं यहाँ पे बताऊंगा, इससे नीचे तू कॉलम 12 ले ले, यानी पूरे पूरे स्टैक हो जाए। स्टैक किस तरह हम करते हैं कि पूरे पूरे 12 कॉलम्स दे देते हैं कंटेंट को। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक H1 टैग डालेंगे और मार्केटिंग सर्विस, और इसके नीचे एक पैराग्राफ होगा। पैराग्राफ के अंदर भी लॉरम 20 का हम एक पैराग्राफ डाल देते हैं, और यही चीज़ मैं नीचे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। अब ये देखिए ये 3 कंटेंट, 4 कॉलम्स इसने लिया, 4 इसने लिया, 4 इसने लिए। लेकिन अब मीडियम स्क्रीन साइज से हम नीचे जाएंगे। मीडियम स्क्रीन साइज कौन सा होता है, यहाँ पे दिया हुआ है, ये स्लाइड्स में शेयर कर दूंगा। मीडियम स्क्रीन साइज क्या आता है, ग्रेटर देन 768, 768 से लेके 992 तक, ये मीडियम स्क्रीन साइज का व्यू पोर्ट है। और इससे नीचे मैं कह रहा हूँ कि 12 कॉलम ले ले मीडियम, और उससे ऊपर आपने 4 कॉलम लेने हैं। ये भी देखिए मीडियम और उससे ऊपर, ये भी स्क्रीन का साइज है 13 कुछ है। और इससे नीचे नीचे मैं जाऊंगा, यहाँ पे आप आते जाओ, ये देखिए अभी मीडियम से ऊपर, यहाँ पे टॉप राइट पे आपने गौर करना है। जैसे 768 से नीचे गया ना, मेरा कंटेंट स्टैक हो गया। ये फ्रेमवर्क की खासियत है बूटस्ट्रैप के, कि यहाँ पे आपको अपना कंटेंट इस तरह अलाइन करते जाएं कि आप मीडियम पे इतना देखना चाह रहे हो इस कंटेंट को, और मीडियम के बाद आप इसको स्टैक देखना चाह रहे हो तो आप इस तरह स्टैक कर दो। तो यहाँ पे हम जल्दी से अब इसका आगे का कोड कर लेंगे, क्योंकि हमें बेयर बोन समझ आ गया है, कंटेंट हमारा अलाइन हो चुका है। हम क्या करेंगे, इसको H1 टैग की बजाय ना इसको H4 टैग में रखेंगे, और यहाँ पे जाके देखेंगे ठीक है। और यहाँ पे क्लास फिर से इस्तेमाल करेंगे टेक्स्ट सेंटर, तो यहाँ पे हमारा टेक्स्ट सेंटर हो गया। अब अंदर का पैराग्राफ भी हमने सेंट्रलाइज करना है, उसके लिए भी हम टेक्स्ट सेंटर की क्लास का इस्तेमाल करेंगे। और मैं अपना डॉक्यूमेंट फॉर्मेट कर दूँगा, तो यहाँ पे जाके अब हम देखेंगे, अभी देखेंगे कुछ कुछ हमारी उसके साथ मिलना शुरू हो गया। जो स्पेसिंग का मसला है वो हम देख लेंगे। अब देखें हम क्या करेंगे कि अपना टेक्स्ट इसको भी म्यूट कर देंगे, क्योंकि हमारा ओवरऑल पैराग्राफ सब जगह ना म्यूटेड फॉर्म में है। म्यूटेड वही करेगा, पैराग्राफ को थोड़ा छोटा कर देगा और लाइट कर देगा।
अब पैराग्राफ जितने भी हैं ना हमें हमें छोटे चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जेनेरिक पैराग्राफ की ना क्लास बना देंगे और उसको टारगेट करके, बल्कि हम ना एट द एंड जितनी मॉडिफिकेशन छोटी छोटी होंगी वो एट द एंड देख लेंगे। बाकी हमने जल्दी जल्दी इसको फीचर, ये वाला कंटेंट ऑलमोस्ट लेआउट हो चुका है सिवाय इसके जो फेव आइकन्स हैं। ये फेव आइकन्स हम एट द एंड इसको भी देख लेंगे। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फेव आइकन्स के लिए हम एक सिंपल लाइब्रेरी इस्तेमाल करते हैं, वो है फॉन्ट ऑसम। इसके अंदर आपको कोई भी आइकन इस्तेमाल करना है। अभी जैसे मुझे वो रॉकेट आइकन नज़र आ रहा था, मैं इधर रॉकेट आइकन सर्च करूँगा। फॉन्ट ऑसम आइकन्स की आपने वेबसाइट पे जाना है, यहाँ पे कोई भी, यहाँ पे ना एक चीज़ रख लेना, फ्री वाले हमें इस्तेमाल करने की ज़रूरत होती है, वरना आपको पेड के लिए इनके प्लान पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ भी हम क्या चाह रहे हैं, हमारा एक एक ये फॉन्ट ऑसम आइकन आ जाए। हाँ, अभी फॉन्ट ऑसम आइकन इस्तेमाल करने के लिए ना आपको इसका एक जावास्क्रिप्ट का ना लिंक एम्बेड करना पड़ता है अपने इसके अंदर। अभी किट, जब आप इसके ऊपर जाएंगे ना, हाउ टू यूज़ के अंदर जाएं, ये कॉपी किट कोड देते हैं, ये जावास्क्रिप्ट का कोड है, यहाँ पे हम एम्बेड करेंगे। और उसके बाद आप देखें, जो पहले मेरे आइकन नज़र नहीं आ रहे होंगे वो अब मेरे आइकन नज़र आने हो जाएंगे। अच्छा, असल में ना, हाँ ये आ गए। अभी आइकन ये बहुत स्मॉल और मैं चाहता हूँ ये भी सेंट्रलाइज्ड हो जाए, तो मैं इनको भी ना बस करें मैं H3 के अंदर रखता हूँ। और इन्हें भी क्लास टेक्स्ट सेंटर, टेक्स्ट सेंटर वो क्या करती है, वो अपने टैग के अंदर कोई भी चीज़ है ना उसको सेंट्रलाइज कर दिया कि ये चीज़ सेंट्रलाइज हो गया उसके मुताबिक। अभी मैं सिर्फ एक इस्तेमाल, मैं सेशन नंबर ये उधर पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पे हमारे ये तैयार हो गया। अब ये जो हमारा रो है इसको थोड़ा मैं ऊपर से पैडिंग, क्योंकि यहाँ पे नज़र आ रही है स्पेसिंग है, इसको हम थोड़ा ऊपर से पैडिंग दे देंगे, PT4 पैडिंग टॉप, और इसमें हम मैक्सिमम पैडिंग दे देते हैं। पैडिंग टॉप भी आप दे सकते हो, मार्जिन टॉप भी दे सकते हो, जो आपको प्रेफरेबल है वो इस्तेमाल करें। और इसी तरह फीचर्स और इसके अंदर ना हमें स्पेस देनी चाहिए, तो इधर भी हम मार्जिन टॉप इस्तेमाल कर लेते हैं। चले, मार्जिन टॉप क्या करेगा, इसको थोड़ा नीचे ले आएगा। अभी हमारी वेबसाइट थोड़ी प्रिपेयर होती जा रही है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमने जल्दी से एक छोटा सा कंपोनेंट है, ये ज़्यादा बड़ा नहीं, ये इससे बड़ा लग रहा है। इसमें क्या होगा, सेम उस चीज़ को भूलना नहीं है कि ग्रिड सिस्टम है। इन दो चीज़ों को बस ध्यान में रखेंगे, दो ही चीज़ें हैं, दो चीज़ें हमने एक रो में अलाइन करनी है। एक रो बनाएंगे, एक के अंदर इमेज रख देंगे और फिर एक के अंदर हम अपना टेक्स्ट रख देंगे। सेम इधर जाएंगे, नेक्स्ट चीज़ को तैयार करेंगे। अब ये एजेंसी वाला है। अभी देखिए पिछला कंपोनेंट ऑलमोस्ट हमने CSS 0 लिखी है उसकी, तो ये फायदा है बूटस्ट्रैप का। अब यहाँ पे हम दोबारा एक उसी तरह कंटेनर, एक कंटेनर बनाएंगे, उसके अंदर डेव डॉट रो, एक रो, इससे क्या होगा, हमारा रो प्रिपेयर होगी जिसके अंदर हमने अपनी दो चीज़ें लाइन करनी है। अब दो चीज़ें लाइन करनी है, हम 6 कॉलम दोनों चीज़ों को दे देंगे। हमने इसको भी, हम वही पैटर्न से चलेंगे कि मीडियम स्क्रीन और उसके ऊपर 6 की कॉलम्स लो आप, और इससे नीचे आप 12 कॉलम्स ले लो, कॉलम्स 12। अभी हमने उसे ब्रेक पॉइंट बता दी कि इससे नीचे ना 12 कॉलम्स के अंदर आपने ना स्टैक हो देना। और यहाँ पे एज यूजुअल एक इमेज आएगी, इमेज अभी हम अपनी पुरानी वाली रख देते हैं। और यहाँ पे एक आएगी कोई भी टेक्स्ट आएगा, अभी H1 रख के ना हम देखते हैं हमारा किस तरह का दिख रहा है। अच्छा, हमें क्या प्रिपेयर करना था,
हमें राइट पे इमेज चाहिए थी और लेफ्ट पे इमेज चाहिए थी, तो राइट पे टेक्स्ट चाहिए था। तो ये उल्टा हो गया, तो इसको हम यहाँ से कटी 5 के और हम डाल दें और यहाँ पे जाके देखते हैं नॉट दिस। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, ये थोड़ा ना कम जगह ले रहा है। अब इसको 6 कॉलम की बजाय ना हम डिफरेंट अलाइनमेंट में भी कर सकते हैं। मैं क्या कहता हूँ, मैं ना इससे कहता हूँ कि ना इमेज को ना मैं टोटल ना 8 कॉलम दे देता हूँ, क्योंकि टोटल 12 कॉलम्स होते हैं एक रो में, और इसको 4 दे देता हूँ बस कॉलम्स। तब ये कुछ हमारे मतलब के मुताबिक दिखना शुरू हो जाएगा। अब ये मैं करने लगा यहाँ पे, मैं कहता हूँ हाँ, अभी 8 नहीं मैं कर सकता, 8 16 हो जाएंगे, टोटल 12 कॉलम्स हैं। इसको मैं कहता हूँ टेक्स्ट को 4 कॉलम्स की विड्थ दो। अब ये देखिए थोड़ा थोड़ा उस तरह में दिखना शुरू हो गया। अब हेडिंग में क्या करेंगे हम, क्लास फॉन्ट वेट बोल्ड वंस अगेन, और पैराग्राफ एज यूजुअल एक हमने क्लास एनियर टेक्स्ट म्यूटेड की, तो ये हमारा रेडी हो गया। अब ऊपर यहाँ पे हमें फिर से मार्जिन टॉप 5 चाहिए ताकि स्पेसिस आ जाए, थोड़ा कंटेंट आपस में सेपरेट होने शुरू हो गया। अभी कंटेंट काफ़ी आपस में ना जुड़ा जुड़ा है। एट देन जब हम रिफैक्टर कर रहे होंगे, हम सेपरेटर की एक क्लास बनाएंगे और सारे हमारे जितने कंपोनेंट है ना वो इनको ना सेपरेट कर देगा। तो यहाँ पे हमें एट द एंड एक बटन चाहिए उसी तरह से, वो बटन हमने बनाया हुआ ऊपर से कॉपी करेंगे। आई थिंक यहाँ पे मैं राउंडेड पिल की फॉर्म में, और वो हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे अपने नेक्स्ट 4 कॉलम्स में। तो अब जाके देखेंगे कि अभी कैसी है। अच्छा, ये बटन नीचे फेस हो गया। 6 कॉलम्स कहाँ पे, 4 कॉलम्स ये एंड हो रहे हैं, तो इसे हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे और अब देखेंगे ये आ गया। तो यहाँ पे अबाउट अस आना था और यहाँ पे 3 LI के पोर्शन आने थे। और उसके नीचे ही एक बटन। अब ये बटन थोड़ा ऊपर जुड़ा हुआ है, हम इसको आज दे देंगे मार्जिन टॉप 4 की, और क्या होगा, ये बटन थोड़ा नीचे आ जाएगा और यहाँ पे ये वाला हमारा कंपोनेंट रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर देखें, जो हमने ये इमेज दी है, इमेज के ऊपर ना जाए, इमेज हम चेंज कर लेंगे, वो भी मैंने डाउनलोड नहीं की। इसका लिंक आपको मैंने बता दिया अनड्रॉ का। इसके ऊपर आप कोई भी थीम की आप वेक्टर आप कर सकते हैं। अभी हमारा मेन कॉन्सेप्ट को सीखना है, तो ये हमने इसको 8 कॉलम्स में रखा था और इसको में, यहाँ पे हमारी फिर एक रो का 12 कॉलम हो गया था। अब नेक्स्ट कंपोनेंट में जाएंगे। नेक्स्ट कंपोनेंट बड़ा आपको ना इंटरेस्टिंग लगेगा। नेक्स्ट कंपोनेंट जो है ना वो आर वैल्यूज, ये एक इमेज नहीं है, ये एक कैरासोल है। कैरासोल क्या होता है, ये इंटरेस्टिंग चीज है, यहाँ पे हम जाके देखेंगे। ये आपने अक्सर वेबसाइट्स में देखा होगा, एट द टॉप वर्डप्रेस की बहुत सी वेबसाइट्स हैं, उसके अंदर ना ये इस तरह का ना इमेजेस चल रही होती हैं, इसे कैरासोल कहते हैं। अब जो हमें कैरासोल चाहिए ना वो ये टेक्स्ट वाला कैरासोल चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ना ऐसे ही टेक्स्ट लिखा आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसका कोड कॉपी करेंगे, और ये यूज करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है कैरासोल। इसके अंदर सिर्फ आपने अपनी इमेजेस का ना लिंक डालना होता है और आपने टेक्स्ट डालना होता है। यहाँ पे मैं आर वैल्यूज का सेक्शन बनाऊंगा और उसके बाद यहाँ पे ये पेस्ट कर दूँ। अब इमेजेस कहाँ से लाऊंगा मैं, मेरे पास ना कुछ डाउनलोडेड इमेजेस हैं, उन्हीं को यहाँ पे इस्तेमाल कर लेते हैं। अब सिंपल
कैरासोल के अंदर हमने जाना है, यहाँ पे देखिए इमेजेस के ना डॉट्स नजर आ रहे हैं, यहाँ पे हमें अपनी इमेज का लिंक प्रोवाइड करना है। और जाके देखते हैं पहले कि ये कैसा दिख रहा है। ये देखिए कैरासोल प्रिपेयर हो चुका है। अब इसमें कोई हमने खुद से कोई कोड ना कोड लिखा है ना CSS का कुछ इस्तेमाल किया, अब ये सब कुछ बिल्ट इन आपको मिला है। इसके अंदर सिर्फ आपने अपनी इमेजेस प्लेस की है। आप चाहें चार जितनी इमेजेस आप चाहते हैं इसका कुछ चल जाएगा, और ये ऑटो भी है, थोड़ी थोड़ी देर बाद खुद ही इमेजेस इसकी ना आपस में चेंज होती रहती है। तो ये वाला कंपोनेंट भी हमारा रेडी हो गया, बस इधर एक हेडिंग डालनी है। अब इस तरह की हेडिंग्स देखें आपके पास बार बार आती जा रही है, और फीचर हो गया या और वैल्यूज, इसको हम एक ही हमने जो प्रिपेयर की हुई है हम उसी को उधर से कॉपी करेंगे। इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और इसको मार्जिन y 5 दे देंगे, और वैल्यूज अभी हमारा और वैल्यूज वाला भी कंपोनेंट तैयार हो गया। इसके अंदर कुछ भी नहीं, हमने सिर्फ कैरासोल उधर से जाके उठाया है और यहाँ पे हमने इमेजेस को प्लेस कर दिया है। अब सिर्फ हमारे पास दो कंपोनेंट्स आ गए, एक फुटर और एक कार्ड्स वाला सेक्शन। इसके अंदर भी कार्ड्स वाला जो सेक्शन है उसके अंदर हेडिंग देखें आप सेम आ रही है जो हमने ऊपर बनाई थी। हेडिंग हम अपनी ऊपर वाली इस्तेमाल कर लेंगे और कार्ड्स हम यहाँ वाले इस्तेमाल कर लेंगे। इसके अंदर अब हम आर सर्विसेज का इधर शुरू करेंगे। हर कंपोनेंट बनाने से पहले कमेंट में इसलिए करता हूँ ताकि ना बाद में रीडेबिलिटी बढ़ जाए कि मेरा कौन सा सेक्शन कहाँ से लेके कहाँ तक है और कहाँ पे एंड हो रहा है। और सर्विसेज के अंदर जाएंगे, यहाँ पे एक कंटेनर उसी तरह एक बनाएंगे कंटेनर, और फिर उसी तरह एक रो बनाएंगे। इसके अंदर क्या करेंगे हम, रो के अंदर अभी हम देखते हैं कि क्या चीज़ है। सबसे पहले देखिए इसके अंदर एक हेडिंग आ रही है। हेडिंग तो एज इट इज़ हम अपने पहले हमने इसी तरह की एक हेडिंग प्रिपेयर की है, और फीचर्स के लिए उसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे रो से ऊपर। रो के अंदर हमने क्या करना है, अब तो मेजर जो इसके अंदर सीखने वाली चीज़ है वो ये है कि हमारे पास यहाँ पे ट्वेल्व कार्ड, टोटल 6 कार्ड हैं, और देखिए ये मल्टीपल रोज हैं। ये एक रो है, ये वाली फर्स्ट, ये एक रो है, ये सेकंड रो है, और ये थर्ड रो है। अब यहाँ पे हम 3 रोज बनाएंगे। पहली रो में क्या होगा, पहली रो में 2 कार्ड होंगे। ये मैं इधर बनाने जा रहा हूँ। पहले आपको बिना कार्ड के बता देता हूँ कि बिना कार्ड के किस तरह दिखेगा। मैंने 3 रोज बनानी है, ये एक रो बनाई, 2 3, ये 3 रोज बन गई। 2 तरीके हैं इस तरह की प्रॉब्लम को फेस करने के लिए कि आप ना 3 रोज बनाएं और उन 3 रोज के अंदर 12 6 कॉलम्स के ना 2 कार्ड्स रख दें। अभी मैं क्या करने लगा हूँ, 3 रोज बनाई, मैंने एक H1 टैग इधर इस्तेमाल किया और हेलो इसी तरह लिखा, और अभी ये इसको अब मैं 6 कॉलम्स में डिवाइड कर लेता हूँ।
MB6। अब मैं वही पैटर्न थ्रू आउट द वेबसाइट इस्तेमाल कर रहा हूँ कि मीडियम और उससे ऊपर 6 कॉलम्स में दिखे मेरा कंटेंट और उससे नीचे स्टैक हो जाए। अभी देखिए, अब यही मैं यहाँ पे नीचे पेस्ट करूँगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। अब 3 रोज हैं मेरे पास और यहाँ पे मैं देखता हूँ, ये देखें 3 रोज थी मेरे पास और मेरे पास टोटल 6 हेलो दिखने को मिल गए। अब इसी तरह इन हेलोस को रिप्लेस करना है मैंने एक कार्ड से। ये मेरी अलाइनमेंट होगी। अब मैं कार्ड्स के लिए कहीं और नहीं जाऊंगा, मैं बूटस्ट्रैप पे ही जाऊंगा, इधर से ही मिलता जुलता कार्ड ले आऊंगा। अब मेरा कार्ड किस तरह का दिखना चाहिए कि उसके ना लेफ्ट पे ये इमेज का थोड़ा सेक्शन और राइट पे मैं टेक्स्ट लिख सकूँ। ऐसा मैं देखूंगा बूटस्ट्रैप पे कोई कार्ड पड़ा हुआ है तो हम उसका कोड कॉपी कर लेंगे। हाँ, ये मुझे मिल गया। देखिए राइट लेफ्ट पे इमेज है और राइट पे टेक्स्ट पड़ा है, तो इसका ना मैं कॉपी करूंगा कंटेंट। अब इसके ना कार्ड्स ना बूटस्ट्रैप में ना बाय डिफॉल्ट ना थोड़े फिक्स साइज के रखे होते हैं, हम वो फिक्स साइजर बना इधर से हटा देंगे। ये कार्ड मैंने यहाँ पेस्ट किया, ये देखिए ये स्टाइल हार्डकोर स्टाइल इधर ही इनलाइन स्टाइल दिया हुआ है, इसको हम रिमूव करेंगे और ये थोड़ा ना मैं सेपरेट कर दूँ ताकि याद रहे कहाँ से लेके कहाँ तक। कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, सेम कार्ड है, यहाँ पे पेस्ट किया, ये अगली रो शुरू हो रही है, यहाँ पे पेस्ट किया, फिर यहाँ पे, और आई थिंक दैट्स इट। अब यहाँ पे हमें ना 6 कार्ड्स देखने को मिल रहे होंगे। अच्छा, एक रो मैंने शायद डिलीट कर दी है तो उसके अंदर कुछ नहीं, एक रो में मैंने अभी कुछ नहीं लिखा, उधर हेलो हेलो। ये अब फर्ज करें यहाँ पे 6 कार्ड्स आ गए हैं। अब ऑलमोस्ट हमारा रेडी है। यहाँ पे हमने इमेज की बजाय हमने अपना आइकन ही दिखाना है, वो आइकन हमने जो ऊपर बनाया था कभी, उसी को हम यहाँ पे दिखाएंगे। अब मैं यहाँ पे भी कर देता हूँ सही, क्योंकि मुझे 6 कार्ड चाहिए। ये हो गया। अब ये देखिए इमेज का है ना, इमेज की बजाय ना मैं अपना आइकन वाला कोड लेकर आऊँगा, जहाँ पे मैंने, आप देखें मुझे यहाँ पे याद है कि मैंने फीचर्स के अंदर कहीं पे आइकन डाले थे, कमेंट से मुझे पता चल गया ये मेरा फीचर वाला सेक्शन है और यहाँ के यहाँ पे ये मेरे आइकन पर है। ये मैं कोड कॉपी करूँगा, मेरा कोड बड़ा अनस्ट्रक्चर हुआ है, मैं इसे डॉक्यूमेंट फॉर्मेट कर लेता हूँ। अब ये मेरा कोड फॉर्मेट हो गया। अब मैं जा रहा हूँ जहाँ जहाँ इमेज है ना, मैं उधर उधर ये अपने आइकन पेस्ट करता जाऊँगा। अब ये देखिए मेरे आइकन्स दिख रहे हैं, अभी कुछ कुछ उस तरह का कार्ड दिखना शुरू हो गया। एक जगह बस रिप्लेसमेंट रह गई थी, तो ये तो फॉर्मेट कर लेंगे डॉक्यूमेंट दोबारा से। अब ये देखिए, अब यहाँ पे हमने क्या चेंज करना है, कार टाइटल है, इसको कार टाइटल रहने देते हैं। अब ये चीज़ हमें नहीं चाहिए, ये चीज़ नहीं चाहिए, इस चीज़ को हम रिमूव कर लेंगे। अब ये हमारा कार्ड इस कार्ड के मुताबिक दिखना शुरू हो गया, बस बैकग्राउंड इसका ग्रे है। आइकन इसके डिफरेंट है, वो छोड़ दें, उसका कोई मसला नहीं। आइकन मैंने आपको वेबसाइट बता दी, उस आइकन की वेबसाइट पे आपने जाके जो आइकन आपको पसंद आता है वो आपने आइकन इस्तेमाल कर लेना है।
एट द एंड ये कार्ड टाइटल भी सेम रहेगा। और फिर उसके बाद इसके अंदर हम देख लेते हैं कि हमने जो इसको H3 में रखा हुआ है, हमें आइकन थोड़ा बड़ा चाहिए, इसको हम H2 कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारे आइकन्स थोड़े बड़े हो गए और कार्ड टाइटल इसको हम इसी तरह रहने देते हैं। हम सिर्फ अपने कार्ड को थोड़ा कस्टमाइज कर लेते हैं, ये कितनी साइजेस ले रहा है। अब ये क्योंकि H2 टैग के अंदर है इसलिए ये मैक्सिमम साइज लेने की कोशिश कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, जितने भी H2 टैग के अंदर है ना, इसको H2 टैग के अंदर ही किसी एक कार्ड का नाम चेंज करते हैं, इसको स्पैन टैग के अंदर रखते हैं। अब देखते हैं अब क्या फ़र्क पड़ता है। लास्ट वाले को हमने किया। अब इसके अंदर हमारा ग्रिड सिस्टम जो है ना वो काम ख़राब कर रहा है, क्योंकि इसको हम रिमूव कर देते हैं, वापस बैक पे ले आते हैं। यहाँ पे भी ग्रिड सिस्टम हुआ है। वो क्या कह रहा है कि जो हमारा आइकन है ना वो 4 कॉलम स्पेस ले और जो कंटेंट है कार्ड के अंदर का वो 8 कॉलम्स ले। हम कहते हैं नहीं, हमारा आइकन ना 2 ले स्पेस और कंटेंट को हम 10 दे देते हैं। इस तरह हम अपने 12 कॉलम कंप्लीट कर लेंगे। ये वो रो है जिसके अंदर ये 12 कॉलम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब देखते हैं, अभी से मैंने इस कार्ड को सही किया तो ये कार्ड हमारे कार्ड के मुताबिक आता जा रहा है। हम सारे कार्ड इसी तरह से कर लेते हैं। तो हमारे ये कार्ड सही हो चुके हैं। इसको सिर्फ आइकन्स को अब हमने अपनी टॉप से थोड़ा मार्जिन देना है। हम इसको मल्टी कर्सर की का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। हम इसको पैडिंग टॉप बल्कि मार्जिन टॉप दे देते हैं 4। मार्जिन टॉप पैडिंग देते हैं। आइकन्स के साथ जब आप स्टाइलिंग कर रहे हो ना तो आइकन्स मार्जिन जब आप इसे देते हैं तो ये आइकन्स ना या तो बहुत ही स्मॉल हो जाते हैं या गायब भी हो जाते हैं। तो इनको पैडिंग्स के साथ आप एडजस्ट किया करिए। पैडिंग मैंने इसको दे दी 4, तो ये एडजस्टेबल हाइट पे आ गई। मैं इसको 5 दे देता हूँ, शायद ज़्यादा नीचे चले जाए। 4 मेरे ख्याल से बेटर है। अब हमारा कार्ड वाला भी कंपोनेंट हो गया। तो इसके अंदर जो एक चीज़ रह गई है वो हमने ऊपर और फीचर से पहले यहाँ पे मार्जिन टॉप हमें देना है 5 का और दैट्स इट। और इसके बाद अब हमारा एक फुटर रह गया। फुटर के लिए हम सिर्फ सिंपल कोड लिखेंगे। मैं इससे पहले बंद कर लूँगा। ये यहाँ से यहाँ पे हमारा फुटर आएगा। यहाँ पे फुटर आज हम इसे दे देंगे BG लाइट, जो शुरू में हमारी उसको मिली थी। ये थोड़ा लाइट इफेक्ट देती है। BG लाइट दे देंगे और इसके अंदर हम कोई भी H1 नहीं देते हैं। H1 नहीं बल्कि पैराग्राफ लिख देते हैं। कॉपीराइट्स अभी आगे यहाँ पे हम करेंगे इसको क्लास देंगे टेक्स्ट सेंटर की, ताकि हमारा टेक्स्ट सेंटर हो जाए। और
यहाँ पे हमने मार्जिन वाई भी दे देते ताकि नीचे से भी मार्जिन हमें मिल जाए। और यहाँ पे हमारा फुटर ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। इसके अंदर का कंटेंट सेम नहीं है, बस इसको अब हम क्या करेंगे, इसका अब देखें यहाँ पे सिर्फ फुटर का ये जो डिफॉल्ट बिहेवियर है ना, वो नीचे से थोड़ी स्पेसिंग छोड़ता है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसकी हाइट को ना थोड़ा बढ़ा देंगे। हम इधर क्लास देंगे फुटर की, और अभी मिनिमम देखें पूरी वेबसाइट तैयार हो गया और सीएसएस सिर्फ 39 लाइंस की हमने लिखी है। नीचे चला गया और टेक्स्ट को अपने यहाँ पे हमने बॉडी को, यहाँ पे हमने फुटर, और इसको थोड़ी पैडिंग हम टॉप से देंगे, पैडिंग टॉप 3। इससे क्या होगा कि पैडिंग आएगी यहाँ से टॉप से और हमारा फुटर ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब इसमें और फीचर्स में बस एक चीज़ है, इसका बैकग्राउंड हमने ग्रे करना है। वो इतना करने की अभी ज़रूरत नहीं क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट हो गया, आगे 10 बज चुके हैं, तो मैक्सिमम टाइम हमें अलॉट था वो 10 PM तक ही था। ठीक है, ये मैक्सिमम हमने 2 आवर्स में मिनिमम सीएसएस के साथ। अच्छा, एक चीज़ दिखाना भूल गया कि ये रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है। इसके अंदर जो हमने ग्रिड सिस्टम इस्तेमाल किया था, देखिए कार्ड्स हमने जो शुरू में बात की थी कि हमारा, और इसका नैप बार, इसकी हमें यहाँ पे देखें नैप बार भी रिस्पॉन्सिव साथ मिला है। अब ये जो इमेज है ये कॉलम 6 इसको मिल रहे हैं। हमने शुरू में कॉल MD यहाँ पे अप्लाई नहीं किया था, वो यहाँ पे भी जब हम अप्लाई करेंगे ये भी हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कि MD6, मीडियम पे भी 6 और ये भी मीडियम पे 6। इसके नीचे ये हुडी मैक्सिमम ले जाएगा। अब ये फुली रिस्पॉन्सिव वेबसाइट हमने तैयार कर दी है। अब ये मिनिमम CSS के साथ हुई है। तो आज का सेशन मेरी तरफ से इतना ही है। ओके, फिर अल्लाह।